वेलकम टू बिट इनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। आज आप लोग देख रहे होगे कि हम लोग लाइव नहीं दिख रहे हैं आपको, मतलब आज आप लाइव कमेंट नहीं कर पा रहे हो और आपको लग रहा होगा कि आज क्या बात है, आज ये रिकॉर्डेड वर्जन एकदम। हमेशा तो लाइव होते थे। तो कुछ हम लोग को कुछ काम पड़ा था, तो कुछ कुछ पर्सनल कुछ काम था, तो हम लोग 8 बजे ऑक्यूपाइड थे। मैं भी ऑक्यूपाइड था, प्रणव भी था, लेकिन क्योंकि हमारी कमिटमेंट है कि हमें ये शो हर हर मंडे और थर्सडे को करना है, तो हमने कहा क्यों ना इसको दिन में रिकॉर्ड कर लेते हैं और हम 8 बजे इसको पब्लिश कर देंगे। इसीलिए आप ये रिकॉर्डेड वर्जन देख रहे हो, पर थर्सडे को आपको फिर से लाइव दिखेंगे हम लोग। तो लेकिन ये कमिटमेंट है, ये शो करता है कि हम लोग ये शो को रेगुलर करना चाहते हैं। मंडे और थर्सडे, मंडे को हम जनरली न्यूज कवर करते हैं वेब 3 से रिलेटेड, और थर्सडे को हम लोग टेक्निकल एस्पेक्ट्स को कवर करने की कोशिश करते हैं। तो वेब 3 की दुनिया में आपका स्वागत है फिर से। और बिना कोई वक्त को जाया किए, वेस्ट किए, इसको शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं शुरुआत में बस एक चीज बोलना चाहूंगा कि वेब 3 की दुनिया का प्रोग्राम बहुत ही पसंद आ रहा है लोगों को, और इसीलिए इसको जो सपोर्ट कर रहा है वो वेब 3 का ही एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, जो वेब 3 का इंफ्रास्ट्रक्चर टूल बना रहा है, जो नोटिफिकेशंस बना रहा है। क्योंकि अगर जब वेब 3 बनेगा, इतनी सारी एप्लीकेशंस बनेगी, और उन एप्लीकेशंस को जब लोग यूज करेंगे, तो ऑब्वियसली जैसे वेब 2 के अंदर कोई भी आप एप्लीकेशन यूज करते हो तो चाहते हो कि उसकी नोटिफिकेशन आ जाए, अलर्ट आ जाए। तो वेब 3 के अंदर जो ये नोटिफिकेशंस आएंगी, अलर्ट आएंगे आपको, आपका फंड निकला गया, आपने लैंडिंग, बोरोइंग, आपकी सोशल मीडिया की, आपकी डिसेंट्रलाइज जो आप मैसेंजर्स होंगे, चैट होंगे, ये सारी जो नोटिफिकेशन की सर्विस है, अभी तक तो मोनोपोली है, लिटरली एक ही प्लेयर है जिसका नाम है ईपीएनएस, इथेरियम पुश नोटिफिकेशन सर्विस। राज और रिचा इसके अंदर है, इंडिया से प्रोजेक्ट है। अभी आजकल डेनवर गए हुए हैं, डेनवर में बोल रहे हैं, पुश टोकन उनका टिकर है। तो ये बहुत जरूरी है कि वो ईपीएनएस हमें सपोर्ट कर रहा है। तो प्रणव शुरू करते हैं, और आज क्या चीज है, क्या न्यूज है, लेट्स डिस्कस दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी वैलेंटाइंस एवरीबॉडी, जिसको भी क्रिप्टो से प्यार है। सब लोगों को हैप्पी वैलेंटाइंस एंड आई होप आपके पास एक वैलेंटाइन हो, इफ नॉट इन टर्म्स ऑफ द फिजिकल पर्सन, एटलीस्ट इन द डिजिटल एसेट फॉर्म इन टर्म्स ऑफ एनएफटीज और क्रिप्टो। सो आई एम सुपर पम्प्ड। आज वापस मैं अगर बताऊं आपको, तो आई वुड से कि हम जब से हमने चालू किया है, जब हमने इनिशियली चालू किया था वर्सेस अब जो हम न्यूज लेके आते हैं, उसमें एक मेन डिफरेंस ये है कि अब बहुत सारे मेन, लाइक वो बोलते हैं ना, मेन स्ट्रीम प्लेयर्स हु आर बिगेस्ट बीसी फर्म्स, बिग 4 ऑडिटिंग फर्म्स और ये सब, दे आर शोइंग इंटरेस्ट इन क्रिप्टो नाउ वर्सेस देन, जब हम छोटी छोटी कंपनीज की न्यूज पे घुस जाते थे। तो दैट्स अ वेरी बुलिश न्यूज। जैसे जैसे क्रिप्टो आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे ये शो भी बढ़ रहा है और बड़ा होते जा रहा है। आई जस्ट होप यू कीप लविंग इट एंड कीप गिविंग अस द ऑनेस्ट फीडबैक सो दैट वी कैन गिव यू द राइट काइंड ऑफ कंटेंट दैट्स रिक्वायर्ड। ऑलराइट, तो आई होप यू आर वेरी मच एक्साइटेड। शुरू करते हैं फर्स्ट न्यूज से। अगेन अ वेरी बुल केस न्यूज। काफी um, एक बार आप शेयर कर दीजिए काशिफ स्क्रीन। ओके, राइट। सबसे सबसे पहली न्यूज जो कि काशिफ भाई के भी दिल के बहुत करीब होगी। ब्लैक रॉक प्लानिंग टू ऑफर बिटकॉइन ट्रेडिंग। ब्लैक रॉक इज द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट फर्म इन द वर्ल्ड। उनका, दे आर द ओनली फर्म जो कि चाइना में भी अच्छे से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कर पा रहे हैं एंड थिंग्स लाइक दैट। दे आर द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट फर्म इन जनरल इन द वर्ल्ड, और दे आर ट्राइंग टू मेक इन्वेस्टमेंट्स इन बिटकॉइन। ये एक, मतलब मैं ऐसे बताऊं तो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट अडॉप्शन न्यूज़ दैट कैन हैपन, बिकॉज दे हैव देयर लेग्स इन होल ऑफ द वर्ल्ड। वो जहां चाहे वहां इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग चाइना। चाइना की रिस्ट्रिक्टेड इकोनॉमी में भी इनके बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो आप सोचिए, अगर ये लोग बिटकॉइन को इतना पुश कर रहे हैं, तो इट इज डेफिनेटली अगेन अ वेरी वेरी बुल न्यूज। काशिफ, व्हाट डू यू थिंक? आज खुश तो बहुत होंगे तुम। यार ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि ब्लैक रॉक जो है, इसका 10 ट्रिलियन US डॉलर का इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है। आप ये समझ लो कि दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में से एक है। आप ये सोचो कि 10 ट्रिलियन का मतलब होता क्या है। सोचो कि जो आज क्रिप्टो का जो मार्केट कैप है 3 ट्रिलियन या 2 ट्रिलियन है, उसको 5 गुना अगर आप करोगे। सोचो, मतलब जितना गोल्ड दुनिया में है, उतनी एसेट जो है इस फंड मैनेजर के पास है, ब्लैक रॉक के पास है, एज ए एसेट मैनेजमेंट कंपनी। सोचो कितनी बड़ी कंपनी है। मतलब कई देश मिलाओगे तो उन देशों को क्लब करोगे ना, और उनके एसेट मिला लोगे, तब भी आप ब्लैक रॉक के बराबर नहीं पहुंच पाओगे।
और अगर ब्लैक रॉक अगर ये प्लान कर रहा है, तो आप ये सोचो कि शायद ही दुनिया में कोई ऐसा एसेट मैनेजमेंट कंपनी बचेगी जो ऐसे प्रोडक्ट्स ऑफर नहीं करेगी या ऐसी सर्विस ऑफर नहीं करेगी। पूरी दुनिया इन चीजों को देख रही है। ब्लैक रॉक का अगर बिटकॉइन का कोई ट्रेडिंग प्रोडक्ट ऑफर करना स्टैम्प करता है इस चीज को कि ब्लैक रॉक ने अगर इसको स्टैम्प कर दिया, तो दुनिया भर के जितने भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इसको देखेंगे। एक थोड़ा सा फोमो क्रिएट होगा कि यार चलो, जब इतना कुछ हो रहा है तो हम भी अपना कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। ब्लैक रॉक ने तो अपनी स्टडी करी होगी, ब्लैक रॉक की रिसर्च मानी जाती है दुनिया में। ये बेंचमार्क है बेसिकली। तो ब्लैक रॉक बेंचमार्क होगा और बाकी सब इसको फॉलो करना शुरू कर देंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। मतलब मैं इसके बारे में चाहूं तो आधा घंटा बोल सकता हूं, लेकिन ये बात इस बात को स्टैम्प करती है कि ब्लैक रॉक, जो लोग ये कहते हैं कि बिटकॉइन हवा में है, बिटकॉइन पॉन्जी है, बिटकॉइन खत्म हो जाएगा, बिटकॉइन बर्बाद हो जाएगा, ये सब चीजें अब कॉर्नर हो गई हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज बिटकॉइन के ऊपर सर्विसेज ऑफर करना चाह रही हैं। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। डेफिनेटली। और एक और इसी के साइड में आप ही बता दीजिए, केपीएमजी का भी सिमिलर न्यूज़ जो आया है। अब आप देखो कि केपीएमजी मतलब जो दुनिया में, आप ये समझ के चलो कि 4 बिग 4 कहते हैं। लाइक केपीएमजी है, हो गया, डेलॉयट हो गया, पीडब्ल्यूसी हो गया, ठीक है, और आपका चौथा कौन सा है? चौथा मैं भूल गया। केपीएमजी, मैकेंजी। मैकेंजी नहीं, एक और है। एनीवेज फेस, वो अभी याद आ जाएगा। तो फिलहाल आप ये देखो कि जो बेसिकली आप ये लेके चलो कि दुनिया में जो सबसे बड़ी जितनी भी कंपनीज हैं, वो यूएस के अंदर है, ठीक है। यूएस के अंदर जो S&P 500 है, ठीक है। S&P 500 का मतलब है कि अमेरिका की जो टॉप 500 कंपनीज है, ठीक है। S&P 500 की जो 90% जितनी भी कंपनीज है, मतलब अगर 500 कंपनीज में से 450 कंपनीज का, चाहे ऑडिट और उनका कंसल्टिंग, उनका अकाउंटिंग, उनका उनका प्रोफेशनल लीगल, ठीक है, उनकी जितनी भी कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं, ये सारी की सारी, ये जो टॉप 4 कंसल्टेंसी फर्म्स हैं, मैंने बताया केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी, डेलॉयट, और चौथे का नाम मैं भूल रहा हूँ, सॉरी। अर्नस्ट एंड यंग। अर्नस्ट एंड ईएनवाई, यंग। अर्नस्ट एंड यंग, राइट, ईएनवाई। ये 4 कंपनी दुनिया की टॉप 4 कंसल्टेंसी फर्म्स मानी जाती हैं। अगर आप ये सोचो कि जो दुनिया की टॉप 500 कंपनीज को कंसल्ट कर रही हैं, ऑडिट कर रही हैं, अकाउंटेंसी सर्विस दे रही है, वो कंपनी खुद, कनाडा का जो विंग है उनका, वो बिटकॉइन को अपनी ट्रेजरी में लेके आ रहे हैं। यार आप मतलब इसकी कल्पना, आप इन न्यूज को कभी आप गहराई से सोचते हो, या आपको ये सिर्फ आर्टिकल्स दिखते हैं? मुझे तो जब मैं इनको पढ़ता हूं, मैं सीरियसली, मेरे को ना 30 सेकंड के लिए तो मैं मौन व्रत में चला जाता हूँ। क्योंकि मैं ये देख रहा हूं कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज अगर इस पे एक स्टैंप लगा रही है, ब्लैक रॉक का पीछे आर्टिकल कवर किया, अब मैं केपीएमजी का आर्टिकल कवर कर रहा हूं, ये हवा में नहीं हो रहा है। ये आप समझो धीरे धीरे, कहते हैं ना कि आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब क्रिप्टो जो है वो आपकी जिंदगी का, दुनिया का एक अहम हिस्सा हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। ऐसे आर्टिकल्स आते रहेंगे, धीरे 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 पूरी दुनिया इसको एक्सेप्ट कर लेगी, और आप कहोगे यार, यार ये तो हो गया, और मैं तो ले भी नहीं पाया या मेरे पास तो इनफ है नहीं। इसीलिए ये मैं आपको फोमो नहीं क्रिएट कर रहा, लेकिन आप बात की इंपॉर्टेंस को समझिए कि जब हम कहते हैं कि बिटकॉइन, इथेरियम, हम अच्छे प्रोजेक्ट्स में से कहते हैं कि आपको नहीं एग्जिट करना चाहिए, लोग मीम कॉइन्स की तरफ भागते हैं ना, जो शिबा इनू, और यार शिबा इनू को बोला है कि केपीएमजी ने। आप बात को समझो, इसलिए आपको ये चीजें समझाई जाती, इसलिए आपको ये आर्टिकल्स दिखाए जा रहे हैं, इसलिए मैं और प्रणव इन चीजों पे डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं और आगे किस चीज का फ्यूचर है। ऑल्सो वन क्विक रिमाइंडर इज, आउट ऑफ द बिग फोर अकाउंटिंग फर्म्स, दो ने ऑलरेडी बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट कर दिया, उनकी ट्रेजरी बिटकॉइन में आ चुकी है। तो अभी दो और बचे हैं। तो ऑल्सो अर्नस्ट एंड यंग ने पॉलीगॉन के साथ मिलके एक प्रोजेक्ट पे काम करना चालू किया है। जीके बेस्ड चेन है जिसके ऊपर वो लोग काम कर रहे हैं, इंटरप्राइज बेस्ड चेन है, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ऑल ऑफ दीज लाइक बिग 4 आर, अगर ये बिग 4 ना रहे तो मेन कंसल्टिंग अकाउंटिंग दुनिया की
कम होने लग जाए, if they are vested in blockchain in general and in this kind of bullish news, this kind of like treasury management and inclusion, तो ये बहुत बड़ी न्यूज है। एक और उसी को लेके बहुत बड़ी न्यूज आई है, वो है दैट अपकमिंग जो आईफोन का नेक्स्ट अपडेट होगा उसके अंदर इट विल टू गिव मर्चेंट्स अ वे टू एक्सेप्ट क्रिप्टो पेमेंट्स। यानी कि आप एप्पल पे जो होता है ना, गूगल पे जैसे होता है हमारे यहाँ पे, वैसे ही वहां पे एप्पल पे बहुत ज्यादा फेमस है। वहां पे यूपीआई बेस्ड नहीं होता है, वहां पे डायरेक्ट एप्पल टू एप्पल पेमेंट्स होते हैं। इट्स अ वे टू डू ट्रांजैक्शंस। दे विल इंक्लूड बिटकॉइन एज अ पेमेंट ऑप्शन। अब ये कितना बुलिश है कितना बेरिश है मुझे नहीं पता, बट दे एज अ एप्पल, मतलब ये भी न्यूज है, स्पेक्युलेटिव न्यूज है, क्या पता इसको वापस रिवर्स कर दिया जाए या थिंग्स लाइक दैट। बट with bitcoin, with apple pay, you can transfer bitcoin from here to there, maybe using lightning network or something like that। अगर आप एल सेल्वाडोर में किसी को आपने अगर देखा हो यूज करते हुए, तो हाउ डू दे ट्रांसफर बिटकॉइन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज दैट वो अपने एक एप्लीकेशन है उसके अंदर लाते हैं, उसके बाद एक लाइटनिंग नेटवर्क के थ्रू बिटकॉइन इधर से उधर, उधर से इधर लाते हैं, उसमें ट्रांजैक्शन फीस ऑलमोस्ट जीरो के अराउंड लगती है। सिमिलरली एप्पल पे में अंदर भी अगर किसी को बिटकॉइन ट्रांसफर करना होगा, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि एप्पल पे के अंदर जो इंटीग्रेशन होगा वो लाइटनिंग नेटवर्क के थ्रू बिटकॉइन ट्रांसफर होगा फ्रॉम योर अकाउंट टू माय अकाउंट एंड डायरेक्टली विदाउट एनी हैसल। ये अगर मैं बोलूं दिस इज द नेक्स्ट वेव ऑफ अडॉप्शन, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ आईएनआर या यूएस डॉलर्स को ट्रांसफर कर पाते थे इधर से उधर, एंड दैट्स व्हाई दे हैव सो मच ऑफ मेन स्ट्रीम अडॉप्शन। इसलिए अगर मतलब ये इतना 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 ज्यादा चलता है, राइट। ऑन द अदर हैंड, आप क्या शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हो? रिलायंस के शेयर को ट्रांसफर कर सकते हो मेरे मेरे फोन से आपके बैंक अकाउंट में? The answer is no right now. It's a very big process to transfer the shares and inherit and things like that. But using Apple Pay, if you can transfer an asset like Bitcoin from one particular wallet or one particular account to another account using something like Lightning Network, आप इसको ऐसा भी मान सकते हो कि आपने assets को transfer कर दिए without any hassle। तो एक कितना बड़ा मेन स्ट्रीम मूवमेंट है बिटकॉइन के लिए। इससे जब लोगों को दिखेगा कि बिटकॉइन एक फोन के अंदर आ गया है, एक फोन के अंदर यू कैन ट्रांसफर बिटकॉइन, इट विल क्रिएट सच अ बिग मास मूवमेंट फॉर पीपल दैट दे कैन ट्रांसफर एसेट्स आल्सो like they are transferring US dollars in no time। I hope this is not used as a form of currency। जो शॉपकीपर्स होते हैं वो इसको बिटकॉइन मतलब क्यूआर कोड ना लगाने लग जाए और उसके थ्रू ट्रांसफर ना करने लग जाए। आई होप दैट्स नॉट ट्रू, बिकॉज बिटकॉइन as a core crux as per me as of now is not ready to be used as a currency, right? It is more so as an asset, and if you can transfer asset in a hassle free manner using Apple Pay, that's a big move। Kashif, what do you say about this Apple payment option? यार देखिए, अभी ऑफिशियली एप्पल ने कुछ इस पे टिप्पणी नहीं की है, ठीक है। और ये एक तरीके का एक ऐसी एप्लीकेशन है, होता है कि कुछ एप्लीकेशंस आपके इंटीग्रेट करके या शॉर्टकट निकाल के आप उसके थ्रू पेमेंट्स कर सकते हैं। हो सकता है कि एप्पल इसे पसंद ना करे और वो अपने अपग्रेड कर दे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को, और या कुछ चेंजेस कर दे और ये पॉसिबल ना हो पाए। बट इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे ये समझने की चीज है कि अल्टीमेटली फ्यूचर में ये होना है, राइट। जब इतने सारे लोग क्रिप्टो के अंदर, आज 250 मिलियन लोग हैं, और प्रीडोमिनेटली ज्यादातर लोग यूएस के अंदर हैं। स्टेबल कॉइन्स के ऊपर रेगुलेशन जस्ट अराउंड द कॉर्नर है। अगर स्टेबल कॉइन्स को वहां की यूएस गवर्नमेंट अलाउ कर देती है, और वहां पे अमेजोन से लेके, वहां पे हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि रॉबिनहुड से लेके, ट्विटर से लेके, पेपल से लेके, कौन सी ऐसी कंपनी जो इस टाइम वहां पे बिटकॉइन के ऊपर या स्टेबल कॉइन्स के ऊपर बिजनेस ऑपरेट नहीं करेगी। कल को स्टेबल कॉइन्स के जैसे लीगल होगा, वहां पे जैसी अलाउ होगा, लीगल तो आज भी है, स्टेबल कॉइन्स जैसी अलाउ होगा कि मर्चेंट्स भी उसको यूज कर सकते हैं वो, और उसको एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी अगर आप यूज कर सकते हो, या कंपनीज उसके ऊपर अपने प्रोडक्ट्स बिल्ड कर सकती हैं, एप्लीकेशंस बना सकती हैं स्टेबल कॉइन्स को लेके। एप्पल पीछे रहने वाला है क्या? वो सबसे पहले दौड़ेगा इस रेस पे। तो ये इट इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। अभी ऐसे जो न्यूज हैं वो हमें सिर्फ ये बता रही है कि ये फ्यूचर है। आज एप्पल ने इस पे ऑफिशियली अभी अपने इस पे कोई टिप्पणी नहीं करी है, दे हैव नॉट ऑफिशियली सेड एनीथिंग अबाउट इट।
बट टुमारो दे विल, वी ऑल नो दैट। एंड टुमारो का मतलब 2023 नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ स्टेबल कॉइन्स और क्रिप्टो के लेके के गाइडलाइंस फरवरी एंड या मार्च के फर्स्ट वीक में, इनफैक्ट फेड की और ये सब चीजें गर्मी में चल रहा है सब, मतलब आप ये लेके चलो कि मार्च के शुरुआती दिनों में आपको यूएस के अंदर एटलीस्ट क्लैरिटी आ जाएगी, तब आपको ऐसी हेडलाइंस डेली दिखेंगी। इमेजिन करो कि वहां पे यूएसडीसी और यूएसडीटी अलाउ कर दिया कि फ्लरिश कर सकता है यूएस के अंदर, फिर आप सोचो कि कितने सारे प्रोडक्ट्स, कितने सारे ब्रांड्स, कितनी सारी कंपनीज अचानक एकदम वंस इन वन नाइट मतलब स्टेबल कॉइन्स के ऊपर अपनी चीजें बिल्ड करना शुरू कर देंगे। तो ये इट इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। डेफिनेटली। और अगर आपको समझना है कि कैसे बिटकॉइन के थ्रू पेमेंट और ये सब हो सकता है, तो आप ये जरूर ये वाला वीडियो देखिएगा। ही इज ड्रू बिंस्की का। ही इज अ वेरी गुड ट्रैवलर। ही हैज traveled every country around the world. He went to El Salvador specially to check how you can make payments in Bitcoin and live your economy just based out of Bitcoin. मैंने कल रात को देखी थी पूरी वीडियो, करीब 20 मिनट की वीडियो है। इसके अंदर ही शोज दैट अबाउट 50 मोर देन 50 to 60% पीपल have started accepting payments in Bitcoin, and they are not very much considerate कि यार बिटकॉइन का पैसा बिटकॉइन ऊपर जाएगा या नीचे। दे आर लॉन्ग टर्म बुलिश ऑन बिटकॉइन एज अ कल्चर इन एल सेल्वाडोर। एंड इसने जब बात की कुछ लोगों से, सिटीजन से जो एल सेल्वाडोर में थे, उन्होंने बताया देयर आर मेनी पीपल from the foreign countries who are coming to El Salvador just to check and just to investigate this experiment and how is it going, so that they can write reports about it and eventually push for it in their particular governance and governments. तो ये वीडियो जरूर देखिएगा आप लोग। काशिफ आप भी देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग श्योर। वीडियो है। कैसे उन्होंने बिटकॉइन एटीएम अपने डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे लॉन्च किए हैं। आप कैसे उसमें यूएस डॉलर डालो और बिटकॉइन से अपने आप को टॉप अप कर लो, एंड हाउ यू कैन मेक अ मूव, राइट। तो काफी काफी बुलिश है। अभी तक एल सेल्वाडोर में यूएस डॉलर चलते थे, ठीक है। तो एक तरह से आप मानो तो एल सेल्वाडोर में यूएस की ही चलती थी, बट विद बिटकॉइन इट गिव्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ लिबरेशन। एंड दैट्स व्हाट अगेन आईएमएफ इज वेरी मच कंसिडरेट अबाउट। अगर आप देखोगे तो आईएमएफ ने आज तक यूएस को कभी ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं किया होगा, डिस्पाइट द 7.5% इन्फ्लेशन रेट जो आया है। इट इज लाइक द हाईएस्ट दैट हैज एवर गॉन। 0.5% पहले आता था बैक इन 2019, इट हैज गॉन टू 7.5%। फिर भी आईएमएफ का कोई उसके ऊपर बयान नहीं है, because most of the funds and everything of US in general, of the world, the international politics of the world is controlled by US. And that's why these international organizations are scared to talk about US and criticize them. However, this new movement of liberating the world economy from US dollar and US governance is a great move towards making things happen. Although फिर भी बिटकॉइन एज एन एसेट को देखा जाए, नॉट एज अ करेंसी, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बट यहाँ पे एक तरह से एक्सपेरिमेंट किया गया है, तो लेट्स सी हाउ इट गोज। बट लॉन्ग टर्म वेरी वेरी बुलिश ऑन दिस। ये वीडियो बहुत आई ओपनिंग था मेरे लिए। आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट एवरीबॉडी टू वॉच दिस। उसी के ऊपर जो काशिफ बता रहे थे बात अभी, कि फरवरी या फिर मार्च, इन द स्टार्टिंग ऑफ मार्च ऐसा हो सकता है कि एक स्टेबल कॉइन के ऊपर एक बहुत अच्छा लॉ आए which regulates stable coins, either allow disallow ये तो हमें नहीं पता है, but there is a good chance कि USDC USDT जो कि स्टेबल कॉइन है, they will be in a way allowed in the country, ऐसा हो सकता है, राइट। तो उसी को लेके इन जनरल क्रिप्टो फैनबॉयज्म को लेके बहुत सारे क्रिप्टो लीडर्स हैं who have started helping politicians. Crypto leaders launch political action committee to back Congress candidates. इसका मतलब ये है कि अगर आप एज अ कैंडिडेट, मैंने आपको थोड़े दिन पहले एक पीएससी की वेबसाइट दिखाई थी, उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि कौन सा कैंडिडेट कितना क्रिप्टो फ्रेंडली है, उसको ही आप वोट करिए एंड थिंग्स लाइक दैट। एक और उसके ऊपर न्यूज आई थी जो मैंने आपको बताया था, दैट बहुत सारे अमेरिका में लोगों ने अपने ट्विटर प्रोफाइल पे लिखा है सिंगल एजेंडा वोटर। इसका मतलब ये है कि अगर आप क्रिप्टो को पसंद करते हो, तो आप इकोनॉमी को पसंद करते हो, तो आप फ्यूचर को पसंद करते हो, एंड देन ओनली वील वोट फॉर यू। सिमिलरली अ न्यू काइंड ऑफ लॉबी इज बीन क्रिएटेड बाय क्रिप्टो लीडर्स, जिसके तहत अगर आप एक कैंडिडेट हो हु इज रनिंग फॉर ऑफिस एंड यू वांट योर कैंपेन टू बी स्पॉन्सर्ड, then these crypto leaders have created a fund that if you are a crypto friendly person, right, we'll sponsor your candidate, we'll sponsor you
and your candidature and your campaign so that you get elected in Senate. तो ये भी एक तरह से बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। आप देखिए यूएस के अंदर लोग कितने अवेयर हैं, राइट? इससे हम सीख सकते हैं बहुत कुछ। मुझे लाइक मैंने मैंने ये हमेशा माना है कि जो भी अब ऊपर हो रहा है गवर्नमेंट में इन जनरल, वो बहुत अच्छी चीज़ हो रही है। जो भी गवर्नमेंट हमारे लिए करती है, वो बहुत अच्छी चीज़ हो रही है। बट जो हमें चाहिए, वो हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को बता सकते हैं, who will eventually raise their voice in the Lok Sabha and the Raj Sabha and things like that, right? अगर हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, तभी पार्लियामेंट में या फिर इन सब जगहों पे इसके बारे में बात होगी, राइट? तो हमेशा अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को क्रिप्टो के बारे में बताइए, उनके कैंडिडेचर को क्रिप्टो से सपोर्ट करने की कोशिश करिए। एंड आई थिंक दिस इज वन गुड मूव और गुड वे टू मेक पीपल अवेयर about crypto in general, to make politicians aware of crypto as not a Ponzi scheme, as not something that you should be afraid of, but rather something that you should like, which is something of the future, right? तो ये टॉप डाउन अप्रोच बहुत ज्यादा काम आती है और यूएस के अंदर बहुत लोगों ने ये समझ के उसके ऊपर काम करना भी चालू कर दिया है। इनफैक्ट मैं जहां तक जानता हूं, मेरे जितने भी यूएस के कलीग्स हैं जो तो ग्राफ में थे, or most of them called their representatives that you should lobby for Bitcoin, cryptocurrencies and stable coins in the Senate and the law that is being made. तो आप सोचिए लोग वहां पे कितने अवेयर हैं about these things, right? That's why they are much ahead of their times. Similarly, हमें हमारी हमारी पॉलिसीज फॉर्मेशन में हमेशा हमारे कैंडिडेट्स को एक सिग्नल जरूर देना चाहिए। तो उसी को लेके एक पूरी कमेटी बनाई गई है कि अगर आप एक कैंडिडेट हो जो कि क्रिप्टो फ्रेंडली है और सेनेट के लिए रन कर रहा है, तो वी हैव क्रिएटेड अ होल फंड ताकि आपको हम फंड कर सकें एंड यू कैन गो इनटू कांग्रेस एंड स्पीक अबाउट क्रिप्टो एंड क्रिप्टो फ्रेंडलीनेस। काशिफ, आपको क्या लगता है इतने बड़े मोनोलॉग के बारे में और इन जनरल ये पॉलिटिकल एंड पॉलिटिशियन अवेयरनेस के बारे में? एक क्लिप जरूर आपको बतानी चाहिए इसके बारे में। सो यार मेरा ये मानना है कि ये अगेन ऑलरेडी हो रहा है। इफ यू सी एल सल्वाडोर में प्रो बिटकॉइन प्रेसिडेंट है, ठीक है? प्रो बिटकॉइन प्रेसिडेंट जो है वो जाके टर्की में जाता है एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बिटकॉइन, और टर्की में जाके वहां के प्रेसिडेंट को कन्विंस कर रहा है। कैसे उसने किया, आप भी ऐसे कर लो। टर्की के प्रेसिडेंट का अगले 1-2 दिन के अंदर बिटकॉइन माइनिंग को लेके कुछ रेगुलेशन की आवाजें सुनने लगती। जो जो कंट्री बैन करने जा रही थी, वो कंट्री अचानक कुछ माइनिंग को लेके बातें वहां पे गर्माहट शुरू हो जाती है, और वो माइनिंग, और वो कहीं ना कहीं वो एक एम्बेसडर जो था एल सल्वाडोर से, वो बिटकॉइन का एल सल्वाडोर से एम्बेसडर बन के टर्की को एक्सप्लेन कर रहा है। आप सब समझ रहे हो, ये अब लेवल जो है ना, ये वो टेकी से उठ के अब ये पॉलिटिकल एजेंडा बन चुका है। अब इसमें भी दुनिया 2 भागों में बट रही है पॉलिटिक्स में भी, कि एक होंगे जो प्रो बिटकॉइन होंगे नेशन, एक होंगे जो एंटाई बिटकॉइन होंगे। जो तो प्रो बिटकॉइन वाले जो हैं, वो उनकी एक अलग कहीं ना कहीं वो दिख रहा है, वो बनती जा रही है, और एंटाई बिटकॉइन वालों की अलग। आप देखो कि रशिया ने अचानक अपना स्टांस चेंज कर दिया। रशिया ने किस तरीके से पहले वो अगेंस्ट था, वहां पे सेंट्रल बैंक अगेंस्ट था, अब अचानक उन्होंने अपना स्टांस चेंज कर दिया पॉलिटिकली। अब दुनिया में होगा ये कि जो वहां की जनता है वो ये देखेगी कि उनके देश के जो लीडर्स हैं वो किस तरीके से, उनका क्रिप्टो पे क्या पर्सपेक्टिव है। क्योंकि जनता को आप बहुत दिनों तक आप समझाते रहो कि ये गलत है, ये गलत है, लेकिन आज की डेट में ना मीडिया का एक्सेस पूरे दुनिया में सबके पास एक मोबाइल फोन पे है। जब कोई मोबाइल फोन को देखता है और वो देखता है कि यार ये पेपल भी कर रहा है, ट्विटर भी कर रहा है, फेसबुक भी कर रहा है, फेसबुक ने मेटा कर दिया, मैं यार ये क्या हो रहा है, और मुझे क्या बताया जा रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है। तो वो ये देखता है कि यार ये फिर ये क्यों कर रहे हैं, ये क्या, इनको क्या गलत दिक्कत। तो आज की डेट में आप इंफॉर्मेशन को बहुत दिन तक सप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि इंफॉर्मेशन इंटरनेट की वजह से डिसेंट्रलाइज हो गई है, ग्लोबली अवेलेबल हो गई है। ये देखिए आपने ये प्रणब ने बहुत अच्छा निकाला कि टर्की प्रेसिडेंट रिपोर्टेडली इंस्ट्रक्टेड द रूलिंग पार्टी टू एक्सप्लोर क्रिप्टो करेंसीज। आप समझ रहे हो, ये वो प्रेसिडेंट और ये नाइब बुकोटो ने, जो एल सल्वाडोर का प्रेसिडेंट है, उसने रीट्वीट किया है। आप देखो उसने रीट्वीट किया है, क्योंकि और पहले ये बैन करने जा रहा था, एल सल्वाडोर का प्रेसिडेंट फ्लाइट पकड़ के भाई इसके घर जाता है, कहता है सर जी, खैर इनको तो अंकल ही बोला होगा उसने, अंकल जी इधर आओ, क्या क्या कर रहे हो आप, आपका दिमाग तो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, आपको समझ नहीं आएगा, मैंने करा है अपने यहाँ पे।
ये ना इस तरीके की बातें होंगी जैसे कि ना मतलब दो दोस्त नहीं होते हैं कि यार चल तेरे को समझ नहीं आ रहा, तू मेरे घर पे आई हो, मैं तुझे समझाऊंगा। अब आप समझ रहे हो ये बिटकॉइन को लेके लॉबीज बनेंगी पॉलिटिकली। आप ये 2022 2023 में देखोगे, एक देश होंगे प्रो बिटकॉइन, एक देश होंगे एंटाई बिटकॉइन। प्रो बिटकॉइन देश की और एंटाई बिटकॉइन देशों की भिड़ंत हुआ करेगी, आपस में आर्ग्यूमेंट्स होंगे। ये बहुत लार्ज स्केल पे होगा। आप बात कर रहे हो अपने एमपी एमएलए के लेवल पे, ये ग्लोबल लेवल पे हो रहा है। एमपी एमएलए के लेवल पे तो जनता कहेगी कि हम लोग उसे ही सपोर्ट करेंगे आने वाले टाइम में जो प्रो टेक्नोलॉजी होगा। बात क्या बिटकॉइन की नहीं हो रही है बाय द वे। आप ये लेके चलो कि बात यहाँ पे जनता कह रही है कि प्रो टेक्नोलॉजी कौन से हमारे प्रेसिडेंट, प्रो टेक्नोलॉजी हमारे जो नेता है वो प्रो टेक है कि नहीं है। और टेक का मतलब सिर्फ फिनटेक नहीं है, या वो बैंकिंग ट्रेडिशनल फाइनेंस नहीं है। टेक का मतलब है कि जो ग्लोबली जो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो क्या उसके उसको हमारे जो नेता है वो समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे, या उसको एक्सेप्ट कर रहे नहीं कर रहे। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझना। और आने वाले टाइम में ये फ्यूचर क्लियर है। ये ऐसे इवेंट्स जो हमने देखे टर्की, एल सल्वाडोर, ये आने वाले टाइम में और देशों में भी आपको रिपीट होते दिखेंगे। डेफिनेटली। और उसी को लेके एक और बड़ा धमाका जो सीजी ने किया है वो ये है, बाइनेंस लेड बाय द वर्ल्ड्स रिचेस्ट क्रिप्टो बिलियनर इज टेकिंग अ 200 मिलियन स्टेक इन फोर्ब्स। यानी कि सीजी ने फोर्ब्स के अंदर $200 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। क्या लगता है काशिफ, व्हाट इज द रीजन व्हाई बाइनेंस अ क्रिप्टो एक्सचेंज और क्रिप्टो लाइक इन जनरल बीएससी और ये सब क्रिप्टो वेब 3 कंपनी इज इंटरेस्टेड इन फोर्ब्स व्हिच इज अ 100 ईयर ओल्ड कंपनी व्हिच इज अ मीडिया कंपनी? क्या रीजन हो सकता है ये करने Yeah, so for me, it's a very dampening news. It's not a good news at all. In fact, ये past में I was not happy when he bought Coin Market Cap, because मैं Coin Market Cap को का बहुत बड़ा फैन था। लेकिन जब बाइनेंस ने कॉइन मार्केट कैप को लिया था, वो भी एक तरीके का मीडिया ही था। कॉइन मार्केट कैप आपको डेटा देता था, आपको लगता था कि यार ये डेटा ऑथेंटिक है। होता क्या है कि जब बाइनेंस जैसी कंपनीज इतनी बड़ी बड़ी एंटिटीज को के अंदर हिस्सा डाल रही हैं, अब अगर सीएनबीसी के अंदर, अगर ये सॉरी अगर फोर्ब्स के अंदर बाइनेंस का हिस्सा है, तो आप सोचो फिर फोर्ब्स की जो न्यूज आर्टिकल्स हैं वो उन पे ना थोड़ा सा क्रेडिबिलिटी उनकी खत्म हो जाएगी। मुझे ये भी समझ नहीं आता कि एक्सचेंजेस मीडिया को क्यों बाय कर रही है, क्या जरूरत क्या है बाइनेंस को। सीजी अपने आप में एक मीडिया है। सीजी का इतना पावरफुल है कि आज उसको, मेरे को लगता नहीं कि उसको मीडिया की जरूरत क्या है। मीडिया के नैरेटिव से सीजी को फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन पता नहीं होता क्या है कि कई बार ना एक आदमी की ना स्ट्रैटेजी डिपार्टमेंट होता है। आदमी की, आपको क्या लगता है कि सीजी के पास भी डिपार्टमेंट है जो उसे स्ट्रेटेजाइज करके बताता होगा हमें ये करना है। हो सकता है हर डिसीजन सही नहीं हो सकता, तो सीजी भी इंसान है। बट किसी न्यूज आर्टिकल्स को न्यूज कंपनी के अंदर हिस्सा डालना आउट ऑफ, मतलब ये एक सरासर बेवकूफी कहूंगा मैं इसे। और ये अच्छा साइन नहीं है। अच्छा साइन इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे जैसे बंदे को, जिसको न्यूज पे रिलाई करना है, उसको ये बेचारे को समझ ही नहीं आएगा कि यार कौन सी न्यूज सही है कौन सी न्यूज गलत है। मैं कॉइन मार्केट कैप यूज नहीं करता बाय द वे, मैं कॉइन गेको यूज करता हूँ। जब से कॉइन मार्केट मेरा और कॉइन गेको का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा है। तो ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये न्यूज अच्छी नहीं है मेरे हिसाब से। अब आप इतने बड़े हो गए हो कि अब आप कंपनियां खरीदने लग जाओ, कुछ भी खरीदने लग जाओ जो आपकी लाइन नहीं है। आप न्यूज का आपका धंधा ही नहीं है। कॉइन मार्केट कैप आपका धंधा था, समझ में आ रहा था। आपका ये धंधा ही नहीं है, आप उस धंधे के अंदर गुजरो जो आपका धंधा नहीं है, मतलब इसका कोई सेंस नहीं है ये। डेफिनेटली। ऑल्सो ऐसा भी हो सकता है कि सीजी का इंटरेस्ट है इसमें, क्योंकि इनिशियली यूज्ड टू वर्क फॉर ब्लूमबर्ग। अब वो फोर्ब्स इसलिए उसने थोड़ा सा इसलिए अरे खरीदा है। क्या क्या करोगे यार, तुम क्या क्या करोगे सीजी। तुम, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि भाई तुम अभी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स पे काम करो, डेवलपिंग इकोनॉमीज में जाओ, वहां पे रेगुलेटर से बात करो, रेगुलेटर को समझाओ। तुम जा रहे हो यूएई में, अरे यूएई तो पहले ही समझा हुआ है, तुम इंडिया क्यों नहीं आ रहे। तुम आओ ना, तुम्हें कौन सा यहाँ पे कोई पकड़ लेगा यार, तुम आके बात करो। तुम अफ्रीका में जाओ, कई ऐसे सीईओज है, जैसे जैसे जैक डॉर्से है, आधा टाइम वो अफ्रीका में रहता है। मतलब उसका जिंदगी का एक ही उसका वो है कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को बढ़ाना। जबकि अमेरिकन है वो, लेकिन अफ्रीका के अंदर जो गरीबी है उसको दूर करना चाहता है टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो ऐसे ही सीजी को चाहिए कि अब जो कंट्रीज हैं जहां पे एक्सेस नहीं है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, जहां पे बैंक्स का एक्सेस नहीं है, वहां की सरकारों को जाके कन्विंस करे, उन्हें मॉडल दिखाए।
आप यहाँ पे फोर्ब्स वगैरह खरीद के क्या पॉइंट प्रूव करना चाह रहे हो? आप फोर्ब्स को सिर्फ आपने 200 मिलियन, मैं तो कहता हूँ फोर्ब्स को एक एक दो बिलियन देके पूरा ही खरीद लेता यार। हाउ डज दैट मैटर यार, मतलब। डेफिनेटली ऐसा पता है, मैंने मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था। क्या होता है कि मैं जितने भी लोगों से बात करता हूँ, जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, आप हुए या फिर जितने भी ट्विटर पे भी जिसके साथ मैं हैंग आउट करता हूँ, ऑल आर क्रिप्टो पीपल एंड वी लव क्रिप्टो बिकॉज वी ऑल टॉक अबाउट क्रिप्टो। बट जब मैं क्रिप्टो से थोड़ा बाहर निकल के इन जनरल जब लोगों से बात करता हूँ ना, तो आई आस्क देम दैट, मतलब क्रिप्टो हिटर्स से बात करता हूँ, तो आई आस्क देम लाइक जेन्युइनली व्हाई डू यू डोंट लाइक क्रिप्टो। तो उन्होंने बताया यार ये बहुत हाइपर कैपिटलिस्टिक है। यहाँ पे क्या होता है, कोई भी होता है ना, they earn a lot of money. If they earn a lot of money, they start buying things out of it. Hyper capitalistic है, मतलब जैसा कि आपने बताया कि कुछ भी पैसे हुए, अपने को कुछ भी करना है, लेट्स बाय दिस, लेट्स बाय दैट। तो वो थोड़ा सा क्रिप्टो वालों को ध्यान रखना चाहिए दैट वी आर हियर फॉर क्रिएटिंग द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट, द फ्यूचर ऑफ वेब3, द फ्यूचर ऑफ एसेट्स, not destroy the past of what people have created and things like that. So definitely something to consider. इसके बाद नेक्स्ट न्यूज, इसके ऊपर मैंने और काशिफ ने थोड़ी डिबेट भी की है, that China debuts digital yuan at Winter Olympics amid warning from US senators. काशिफ, what do you think? म्यूट पे हो आप। सो बेसिकली क्या है कि चाइना का जो डिजिटल युआन है, ठीक है, हमने पहले भी आपको बोला कि जो डिजिटल युआन है, राइट, जो सीबीडीसी है चाइना की, उसका एक वन ऑफ द मेजर पर्पस जो वहां की गवर्नमेंट का है, वो ये है कि कंट्रोल, कंट्रोल इन द सेंस कि वो चाहते हैं कि जितने भी लोग जब उस वॉलेट को डाउनलोड करेंगे और उस वॉलेट के अंदर जो चाइना का डिजिटल युआन को जो यूज करेंगे, वो सारा का सारा जो आपका ट्रांजेक्शन्स का जो डेटा है, आपका जो स्पेंडिंग पैटर्न है, आपका जो बिहेवियर है, आपका जो केवाईसी है, राइट, आपके वो सारा का सारा स्टोर हो रहा है, जो चाइनीज गवर्नमेंट की जो सर्वर है उनके यहाँ पे वो स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो जब कोई डेटा किसी सेंट्रल सर्वर पे स्टोर हो रहा है और आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का पूरा ब्योरा, आपकी स्पेंडिंग का पूरा पैटर्न अगर एक पर्टिकुलर जगह पे स्टोर हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो जो प्रिवेसी है वो एक मेजर हिंड्रेंस है, मतलब एक मेजर कंसर्न बन जाता है इस टाइम पे, क्योंकि आपका डेटा एक जगह पे स्टोर हो रहा है और उसका एक्सेस किसी भी एक वहां पे जो भी चाइनीज गवर्नमेंट को होगा उसका एक्सेस, या उसके वहां पे गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे होंगे, जो उसके रिप्रेजेंटेटिव होंगे, किसी के पास तो एक्सेस है उसका, राइट, यही सीबीडीसी है। अब प्रॉब्लम क्या है कि यूएस को ये पता है कि बीजिंग के अंदर जो विंटर ओलंपिक्स हो रहे हैं, बीजिंग के अंदर वहां पे डिजिटल युआन जो है वो पुश किया जा रहा है कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वहां पे इसी के थ्रू स्पेंडिंग करेंगे, ठीक है। मैंडेटरी नहीं है, लेकिन काफी सारी जो चीजें हैं वहां पे वो प्रमोट कर रहे हैं कि वहां पे जो प्लेयर्स आ रहे हैं वो डिजिटल युआन को यूज करें। अब क्योंकि यूएस की और चाइना की मतलब जग जाहिर है कि ईंट पत्थर का बैर है, तो वो उन्होंने अपने नेशनल्स को और अपने स्पोर्ट्स के जो प्लेयर्स हैं उनको ये बोल रखा है कि चाइना की जो डिजिटल युआन है वो एक थ्रेटनिंग चीज है, और वो प्रिवेसी, वी डोंट वांट कि हमारे नेशनल्स जो हैं उस प्रोडक्ट को यूज करें, उस वॉलेट को डाउनलोड करें, बिकॉज दैट कैन लीड टू हैव अ सीरियस इंप्लीकेशंस ऑन प्रिवेसी। तो ये एक क्लियर सिग्नल है कि यूएस थ्रेटेड फील कर रहा है कि चाइना की जो सीबीडीसी है वो बढ़ चुकी है, वो लॉन्च कर चुका है, पिछले 5 साल की मेहनत रंग ला रही है, और यहाँ पे यूएस शुरू भी नहीं हुआ है सीबीडीसी पे। उसको यही नहीं पता यूएस को कि उसे यूएसडीसी को लेना है, यूएसडीटी को करना है, या अपना डिजिटल डॉलर बनाना है। उसके यहाँ पे अभी तक वो रेगुलेशन पे भी नहीं बना पाया, और चाइना 5 साल से काम कर रहा था। आज चाइना उसको यूज कर रहा है, आउटलेट्स उसको यूज कर रहे हैं, कंज्यूमर्स यूज कर रहे हैं, बिलियन वर्थ ऑफ डिजिटल युआन वो एयर ड्रॉप पे दे चुका है। कोविड के अंदर वो डिजिटल युआन का बेनिफिट ले चुका है। यूएस को ये थ्रेटनिंग लग रहा है कि अगर उसने अलाउ कर दिया, उसने सिग्नल दे दिया, उसने मान्यता दे दी, इंपॉर्टेंट बात रिपीट कर रहा हूं, उसने अगर मान्यता दे दी कि डिजिटल युआन मेरे सिटीजन्स भी यूज कर सकते हैं, तो एक सिग्नल जाएगा दुनिया को कि यार डिजिटल युआन को अमेरिका ने भी एक्सेप्ट कर लिया। यही कारण है कि उसने आज अपनी रिजेंटमेंट शो करना शुरू कर दी है कि हम कंफर्टेबल नहीं है डिजिटल युआन से। अब मेरा पॉइंट तुम्हारी बात पे आता है प्रणब, तुम्हें याद होगा कि हमने लास्ट वाले सेशन में एक बात बोली थी कि सीबीडीसी को लॉन्च करना एक चीज है,
क्या सीबीडीसी की दुनिया में एक्सेप्टेंस करवाना एक चीज है, मतलब कि जब चाइना कहेगा कि मेरी सीबीडीसी को दुनिया को लेके जाएगा और कहेगा यूज करो, तो अमेरिका कहेगा मैं क्यों करूं, इंडिया कहेगा मैं क्यों करूं, मेरी तो खुद की है, तो मेरी मेरी एक्सेप्टेंस नहीं है। यूएस वाला कहेगा कि तू मेरी कर, मेरा यूएसडीसी कर या मेरी डिजिटल डॉलर कर। दुनिया के अंदर ये भी होड़ मचेगी, दुनिया 3-4 भागों में बटेगा। वो कहते हैं रशिया की सीबीडीसी, चाइना की सीबीडीसी, इंडिया की सीबीडीसी, अमेरिका की सीबीडीसी और एक यूरोपियन यूनियन की सीबीडीसी। दुनिया में 5 से 6 सीबीडीसी, ये 6 सीबीडीसी आपस में कंपीट करेंगी और हर सीबीडीसी के अंदर कंट्रीज होंगी, मतलब एक चाइना की एक 100 कंट्रीज होंगी जो चाइना की सीबीडीसी को एक्सेप्ट कर रही होंगी, अमेरिका की नहीं कर रही होंगी। एक रशिया की होगी, एक यूरोप की होगी, एक अमेरिका की होगी जो अमेरिका के सब कॉन्टिनेंट यूज कर रही होगी, एक इंडिया की और एक कनाडा की भी हो सकती है, कल को कनाडा ऑस्ट्रेलिया की। ये आपस में इतना लड़ मर जाएंगे कि इनकी सीबीडीसी जो है ना, ये अपने अपने जोन में ही यूज कर पाएंगे, कोई एक ग्लोबल प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। एक ग्लोबल सीबीडीसी, जो अब स्टेबल कॉइन्स को देख रहे थे, यूएसडीसी और यूएसडीटी को, जो कि ग्लोबली एक्सेप्टेड है, ग्लोबली, वो ये सीबीडीसी उसका उसको रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। ये क्लियर दिख रहा है, क्यों? क्योंकि इन्होंने अभी से लड़ना शुरू कर दिया, अभी से लड़ाई शुरू हो गई। तो ये मेरे को लगता है कि फ्यूचर में और बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बनेगा। डेफिनेटली मैं इसके ऊपर एक एक थोड़ा सा बुल पॉइंट ये बोलना चाहूंगा कि अभी क्या होता है ना, किसी को भी इंटरनेशनल पेमेंट्स करने होते हैं तो देयर इज अ नेटवर्क नोन एज स्विफ्ट नेटवर्क, राइट? एंड दैट स्विफ्ट नेटवर्क, दैट इज द इंटरनेशनल वे ऑफ मेकिंग पेमेंट्स फ्रॉम अमेरिका टू इंडिया और एनी ऑफ दैट इज कंट्रोल्ड बाय अमेरिका, राइट? यानी सिर्फ और सिर्फ अगर कोई ईरान में भी बैठा आदमी है तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, बट सीडीबीसी इज द ओनली ऑप्शन, राइट? सॉरी, मेरा मतलब है स्विफ्ट नेटवर्क इज द ओनली ऑप्शन। इसी के कारण और यूएस डॉलर के यूसेज के कारण इंटरनेशनल पेमेंट्स एंड थिंग्स लाइक दैट, यूएस इन जनरल हैज बिकम सो बिग इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। इसलिए अगर वो चाहे तो कल साइडलाइन कर सकता है किस पर्टिकुलर कंट्री को। अगर आपको याद हो तो ट्रंप ने बहुत साल पहले एक ट्वीट किया था दैट समथिंग अबाउट द टर्किश करेंसी, और सिर्फ उसके एक ट्वीट के कारण व्हेन ही वाज द प्रेसिडेंट 14% गिर गया था टर्किश करेंसी का वैल्यू, राइट? इतना इंपॉर्टेंट है अभी की दुनिया में यूएस इकोनॉमी और यूएस का इन्फ्लुएंस इन द वर्ल्ड, राइट? I know CDBC has a lot of privacy issues and it will have a lot of control, and people like countries like China, उनके लिए तो बहुत सही कि वहां पे वैसे ही कंट्रोल है गवर्नमेंट का, राइट? बट जो अभी हमारा करंट नेटवर्क चल रहा है इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एंड इंटरनेशनल पेमेंट्स, इसमें पूरी तरह से लीड करता है यूएस। तो अगर यूएस चाहे तो किसी कंट्री की करेंसी को 15 से 20% चोट पहुंचा सकता है, या फिर किसी पर्टिकुलर इकोनॉमी को साइडलाइन करके स्विफ्ट नेटवर्क से बाहर करके पूरी तरह से उसकी इकोनॉमी को डैम्पन कर सकता है, जैसे कि उसने ईरान के साथ किया। तो फिर ये बहुत ही मतलब बहुत ही बर्बाद सिग्नल है दैट यूएस इज कंट्रोलिंग द वर्ल्ड डिस्पाइट बीइंग जस्ट अ कंट्री, राइट? और यूएस के अंडर बाकी सारी कंट्रीज आएंगी। एंड सीडीबीसी जो सेंट्रल सीबीडीसी जो है, दैट गिव्स एन ऑप्शन दैट इफ यू डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द यूएस लॉबी, ऐसा हो सकता है कि आपकी यूएस के साथ बनती हो नहीं बनती हो, दैट्स ओके, बट इफ यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ द यूएस लॉबी तो आपकी इकोनॉमी खत्म ना हो, आपके पास और ऑप्शंस हैं। मे बी यू कैन बिकम अ पार्ट ऑफ द चाइनीज बबल ऑफ डिजिटल युआन, राइट? या फिर आप चाहो तो यूरोपियन यूनियन के ये जो सीबीडीसी वाला जो बबल है उसका पार्ट बन जाओ। It gives you an option that if you're not a part of the swift economy that has created by America, if they are sidelining you as a country, then you have an option that you can go to China, you can go to the network of payments that Europe is creating or something like what India is creating. So CBDC privacy के लिए एक बहुत बड़ा concern है, but it gives you an option, an alternative to differ from the US economy and US political scenario and move towards a self sovereign bubble of economics. Like अगर इंडिया अगर सीबीडीसी क्रिएट करता है तो अपना एक वो बबल क्रिएट कर सकते हैं। अभी एयर बबल होता है ना, अगर इंडोर से इंडिया से दुबई जाना है या फिर कहीं से कहीं जाना है तो यू कैन हैव अ एयर बबल, जिसके तहत आप ये बहुत आसानी से कर सकते हो। वैसे सीबीडीसी के बबल अगर बन गए तो यू कैन एटलीस्ट मेक द पेमेंट्स hassle free in these bubble countries, right? Interoperability of CDBC
will tell whether a particular CDBC जैसे कि जो डिजिटल INR है वो अच्छा होगा कि नहीं। अगर डिजिटल युआन ने ज्यादा देशों को जोड़ लिया तो वो अच्छा हो जाएगा। तो ये इंटरऑपरेबिलिटी वाली जो बात है, इससे एक अल्टरनेटिव मिलेगा सिटीजन्स को ऑफ अ कंट्री एंड इन जनरल अ कंट्री or a politics to not be affiliated just by US, and if they are not affiliated, to have an option कि they can at least go to another economic empowerment and make that move happen. तो मेरे ख्याल से privacy is a concern, but it also counter narratives the US dominance in the economics of the world. काशिफ, इस पे कुछ आपको बोलना है? फिर म्यूट पे हो। मुझे आई थिंक यू हैव एक्सप्लेन्ड इट वेल। बस मुझे याद आया कि हमें एक EPNS का मैं एक वीडियो दिखाना चाह रहा था जो हमारा स्पॉन्सर है। तो बिकॉज सिंस दे हैव बीन सपोर्टिंग अस, सो उनका एक वीडियो दैट आई रियली वांट माय ऑडियंस टू सी। तो एक बारी मैं उस वीडियो को रन कर देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। आई होप ये CDBC वाला आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो दैट इट इज टफ टू इम्प्लीमेंट, बट वंस इम्प्लीमेंटेड प्राइवेसी विल बी अ कंसर्न, बट इट विल गिव यू एन ऑप्शन to move away from US. It will give a country an option to move away from US economic bubble, from the SWIFT network to a different network as an option, right? So US का इकोनॉमी या फिर US का इन्फ्लुएंस दुनिया में थोड़ा सा कम होगा, which is good, क्योंकि अभी US as a central country, as a central party, as a central economy is empowering the whole world, which is wrong, क्योंकि अगर उनको लगता है कि कोई कंट्री गलत है तो उसको वो सबसाइड कर देते हैं, जो कि एक गलत, मॉरली गलत तरीका, उन्होंने बहुत बार किया हुआ भी है। तो ये उनको भी एक तरह से सीख मिलेगी। काशिफ, इफ यू वांट वी नहीं, कैन प्ले द वीडियो। इसमें देखो बेसिकली पता है क्या है, इसमें क्लाउड बनेंगे। जब CBDC, जैसे चाइना ने एक 100 से ऊपर कंट्रीज हैं जिनको लोन दे रखे थे, अब वो लोन नहीं वापस नहीं कर पा रहे। चाइना ने बोला कोई बात नहीं, तुम्हें सिर्फ इतना करना है, मैं तुम्हारा लोन माफ कर दूंगा, तुम मेरा CBDC जो है उसे अपने यहाँ चलाना शुरू कर दो। जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, जो भी ट्रेड होगा अब CBDC में होगा, और तुम झंडा फहराओगे CBDC का। 100 से ऊपर देश हैं जो चाइना के लोन के नीचे दबे हुए हैं, 132 कंट्री हैं टू बी प्रिसाइज, और इतने ज्यादा दबे हुए हैं कि वो अगली अपनी पूरी GDP को इकट्ठा कर देना 10 साल के लिए, तो भी चाइना का लोन वापस नहीं कर सकते। 100 से ऊपर देश हैं, छोटे छोटे 100 से ऊपर देश हैं जो चाइना से दबे हुए हैं। चाइना इतना पैसा दे चुका है, एक तो आपका पड़ोसी है, ठीक है। तो वो इन सारे देशों को वो कह रहा है कि भैया ये CBDC तुम्हें सक्सेसफुल करना है, दुनिया में तुमने चलानी है CBDC, सारा ट्रेड अब CBDC में होगा, अपने यहाँ पे भी CBDC मेरी चलेगी तुम्हारी, ये फ्यूचर में तुम्हारी करेंसी खत्म हो जाएगी, मैं तुम्हारा सारा लोन माफ कर दूंगा, तुम्हारे करेंसी की वैल्यू ही नहीं रहेगी, जब सब डिजिटल हो जाएगा तो तुम्हें मैं अपनी करेंसी एयर ड्रॉप कर दूंगा। तुम बात को समझो, उधर से अमेरिका कहेगा मेरे जो नेटो है, मेरे अलाइज हैं, वो मेरी यूज करेंगे। ये बहुत बहुत पॉलिटिकल लड़ाई होने वाली है फ्यूचर में। CBDC आपस में टकराएंगी, किसका नेटवर्क चलेगा, कौन सा नेटवर्क होगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन CBDC की इस कंफ्रंटेशन की वजह से होगा क्या कि जो ग्लोबल CBDC है, जैसे USDC है, USDT है, ये भी मैं एक मिनट को ग्लोबल, ये सेंट्रलाइज्ड है, आपको और मुझे पता है। जो आपकी एल्गोरिथम बेस्ड CBDCs हैं फ्यूचर में, जैसे कि UST है, इनका बहुत ब्राइट फ्यूचर है। डाई है, इनका बहुत ब्राइट फ्यूचर है, क्योंकि वो CBDC जो सेंट्रलाइज्ड नहीं है, जो डिसेंट्रलाइज्ड है, जो एल्गोरिथम बेस्ड है, उनका बहुत ब्राइट फ्यूचर है। आज उनका लिमिटेड लग रहा है साइज। फ्यूचर में मुझे ऐसा लगता है कि जब CBDCs की लड़ाई होगी, जब दुनिया ये बोले कि हम USDC को भी नहीं मानेंगे और USDT को भी नहीं मानेंगे, ठीक है, क्योंकि वो अमेरिका की है, तो उस समय एल्गोरिथम बेस्ड जो स्टेबल कॉइन्स है, जो किसी एक कंट्री के नहीं है, जो एल्गोरिथम के ऊपर है, उनका प्रचलन शुरू होगा। वो इतने ज्यादा बड़े हो जाएंगे साइज में, क्योंकि सारे देश उनसे कंफर्टेबल दिखेंगे। क्यों? क्योंकि एल्गोरिथम बेस्ड है, और वो अमेरिका के नहीं, ना चाइना के हैं, ना कोरिया के हैं, ना इंडिया के हैं। वो फ्यूचर में मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 8-10 साल में आप देखोगे जो एल्गोरिथम बेस्ड स्टेबल कॉइन्स का बहुत बड़ा फ्यूचर होगा, ऐसा लगता है मुझे।
डेफिनेटली किसी दिन अपन अल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि मुझे बहुत मतलब लाइक आई रियली वांट टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन यूएसटी, जो कि लूना का स्टेबल कॉइन है, और डाई है, और क्यों यूएसटी डिस्पाइट बीइंग नॉट इथेरियम प्रोजेक्ट रादर बीइंग अ सेपरेट टेरा प्रोजेक्ट इज बेटर देन द डाई इकोसिस्टम राइट नाउ। ठीक है, उसके बारे में बहुत ही डेफिनेटली। इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल एक दिन स्टेबल कॉइन्स के ऊपर पूरा एक टेक्निकल वीडियो शूट करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। काशिफ आपको दिखाना था। हाँ, वो मुझे वीडियो रन करना है तो। हाँ हाँ करते हैं। इमेजिन करिए कि आपके हाथ में जो मोबाइल फोन है उसके अंदर जो व्हाट्सएप है, क्या व्हाट्सएप इतनी सक्सेसफुल एप्लीकेशन बन पाती अगर उसके अंदर नोटिफिकेशन ना होती? अगर आपको अलर्ट ही नहीं मिलता तो क्या व्हाट्सएप इतना बड़ा हो पाता? वेब 2 जिसके अंदर जो सोशल मीडिया कंपनीज है वो इतनी बड़ी इसीलिए हो पाई क्योंकि उनके अंदर वो टाइम टू टाइम आपको नोटिफाई करते रहे, आपको नोटिफिकेशन भेजते रहे। वेब 3 के अंदर सिमिलरली जब एप्लीकेशंस जो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस है, जब उनको यूजर्स जब उनके साथ इंटरैक्ट करेंगे, यूज करेंगे, उनके अंदर जो नोटिफिकेशन का काम करेगा वो है इथेरियम पुश नोटिफिकेशन सर्विस, जिसका टोकन टिकर है पुश। बेसिकली अगर वेब 3 को ग्रो करना है, जिस तरीके से वेब 2 इतना बड़ा हुआ, वैसे ही अगर वेब 3 जब इतना बड़ा होगा तो उसके अंदर नोटिफिकेशंस जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। इसीलिए इथेरियम पुश नोटिफिकेशन सर्विस जो है वो वेब 3 का एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चरल टूल है और वेब 3 की दुनिया का पार्टनर भी है। तो डू विजिट इथेरियम पुश नोटिफिकेशन सर्विस। राइट, सो आगे बढ़ सकते हैं प्रणव। मैंने अपनी स्क्रीन शेयर कर दी है। ओके। एक बहुत ही एक सर्वे हुआ था इन जनरल थोड़े दिन पहले। बहुत सारी बड़ी बड़ी बिजनेस इंसाइडर्स और काफी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस और संस्था होती हैं जो ये इस तरह की इन जनरल कंसेंसस बेस्ड सर्वेस करते हैं, एंड दे हैव कम अप विद अ पर्टिकुलर नुआंस दैट सिलिकॉन वैली इज नो लॉन्गर द edtech frontier as workers flee Google and Amazon for crypto and Web3 startups, recruiters say। इसका मतलब ये है कि अभी तक सिलिकॉन वैली वाज लीडिंग द टेक इकोसिस्टम। अगर आपको टेक में बड़ा बनना है, अगर आपको टेक जंकी बनना है, या फिर टेक में अपने आप को स्थापित करना है, तो आपको सिलिकॉन वैली, यू हैव टू गो टू सिलिकॉन वैली, वर्क इन दीज फैंग कंपनीज। फैंग यानी फेसबुक, amazon, ट्विटर, ये सब फैंग में आती है, गूगल, इन सब में आपको काम करना है, एंड देन यू विल हैव सम काइंड ऑफ अ स्टैंडिंग इन जनरल, राइट। अगर आप देखोगे तो अगर आप लिंक्डइन पे किसी बच्चे ने ये भी डाल दिया है कि आफ्टर वर्किंग फॉर सो लॉन्ग आई हैव जॉइंड गूगल, तो आप देखोगे कि 10,000 लाइक्स और ये सब आया करते थे। बट धीरे धीरे क्या हो रहा है, द रिक्रूटर्स have found out that people are moving away from Google, LinkedIn, Facebook, ये सब बड़ी बड़ी कंपनीज को छोड़ के रिमोट वर्क में जा रहे हैं, वर्किंग इन वेब 3। आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा दैट द हेड ऑफ गेमिंग इन यूट्यूब हैज जॉइंड, रायन हैज जॉइंड पॉलीगॉन एज द सीईओ ऑफ पॉलीगॉन स्टूडियोज, राइट। सिमिलरली आपने जो गूगल का एक्स सीईओ है, ही हैज जॉइंड चेनलिंक, राइट। और ऐसे आगे आगे देखोगे तो आप यू विल सी मेनी पीपल इन द एग्जीक्यूटिव लेवल who are joining Facebook and Google and things like that, right? Who are joining Web3 startups and moving away from the Web2 world, from the FANG world to the Web3 world, right? और अच्छी बात क्या है ना Web3 में काम करने की, that it is not location specific। ये क्रिप्टो की इन जनरल बहुत अच्छी बात है। मैं थोड़े दिन पहले काशिम ने एक 26 जनवरी को एक वो किया था, बहुत अच्छा ट्विटर स्पेस किया था ऑन क्रिप्टो रिलीफ फंड। उसमें एक डॉक्टर है, उसने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि जो भी नॉर्मली सीएसआर होते हैं, जो कॉर्पोरेट्स करते हैं, थोड़ा सा मैं डाइवर्ट कर रहा हूँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें करने के लिए इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो सीएसआर होते हैं, वो जहाँ पे कंपनी लोकेटेड है वहीं पे वो लोग नॉर्मली अपना जो फंड है, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको इन्वेस्ट करते हैं, राइट। यानी कि अगर मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो है हमारी वो बैंगलोर में है, तो कर्नाटका के अंदर दे वुड इन्वेस्ट देयर फंड्स सो दैट वहां के जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और वहां के जो एनजीओज हैं उनको फायदा हो सके। बट क्रिप्टो रिलीफ फंड में ये था कि बिकॉज क्रिप्टो इज ग्लोबल,
तो वो इंडिया में कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते थे, फ्रॉम बिहार टू यूपी टू एनीवेयर, इट इज नॉट ज्योग्राफी स्पेसिफिक. Similarly, when people are moving away from Silicon Valley and location specific places जहां पे फैंग है, टू Web3 प्रोटोकॉल जो इंटरनेट के ऊपर है, इट इज नॉट लोकेशन स्पेसिफिक. तो अगर आपका डेवलपर इकोसिस्टम इंडिया का अच्छा है, तो पीपल विल स्टे इन इंडिया एंड वर्क फॉर द वर्ल्ड इन Web3. इसीलिए ग्लोबल इंडियंस की इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट हो रही है. अगर अभी आप देखो तो अमेरिका के बाद मोस्ट ऑफ द कंट्रीज Web3 इकोसिस्टम को इंडिया में ही टारगेट कर रही है. इसलिए आप इतनी सारी हैकेथॉन्स, इतने सारे ऑर्गेनाइजेशंस और फेलोशिप प्रोग्राम देखोगे जो इंडिया में बन के आ रहे हैं अबाउट Web3. क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि पीपल आर मूविंग अवे फ्रॉम लोकेशन स्पेसिफिक जॉब्स लाइक दीज फैंग्स टू ग्लोबल प्रोटोकॉल बेस्ड जॉब्स इन Web3, जो कि आप इंटरनेट के ऊपर घर में बैठे बैठे कर सकते हो, which actually defines the phenomena that Silicon Valley is losing its touch of being the tech superpower, and people are moving away from that particular place to ecosystem जहां पे असली में डेवलपर्स पैदा होते हैं और असली में डेवलपर्स बनते हैं. काशिफ, आपका क्या कहना है इस बुलिश न्यूज़ पे? नहीं, ये तो है ही। वेब 3 वेब 2 से माइग्रेशन बहुत तेजी से हो रही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और क्योंकि लोगों को दिख रहा है कि जो आने वाला जो फ्यूचर है, टैलेंट हमेशा इनोवेशन की तरफ मूव करता है। अपना लोग अपना नया फ्यूचर देख रहे हैं। काफी सारे लोग हमने एक्सचेंजेस के अंदर देखे पहले कि वो वेब 2 से जो पॉलिसी में या रेगुलेशन में जो लोग लीड कर रहे थे वो ज्वाइन कर रहे थे। अब जो टेकीज हैं उनको ये दिख रहा है कि जो नेक्स्ट लेवल ऑफ इनोवेशन हो रही है वो वेब 3 के अंदर हो रही है। वहां पे प्लस एक और इम्पोर्टेंट बात ये कि काफी सारे वेब 3 के अंदर ना जो सैलरीज है वो भी यू नो वह ईसॉप की जगह टोकन्स में एम्प्लॉयज के लिए एक अलग से वो उनको वो मिलता है। तो टोकन्स के अंदर सैलरी मिल गई, टोकन और फियाट का मिक्स हो गया, प्लस रिमोट कहीं पे भी काम कर सकते हैं। तो लोग क्या कर रहे हैं कि छोटे छोटे आइलैंड्स पे अपना घर बना लेते हैं और वहां से दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू दैट प्रोजेक्ट। ऑफिस नहीं जाना, कहीं से भी ऑपरेट कर लो, क्रिप्टो में पेमेंट आ जाती है। ये जो फ्रीडम मिल रही है ना काम करने की, जो फ्रीडम है, और कोविड ने तो ये दिखाई दिया कि अब कहीं से भी आप किसी भी कंपनी के लिए काम कर सकते हो। ये कहीं ना कहीं एक चीजें हैं जो जिसकी वजह से लोग वहां पे शिफ्ट हो रहे हैं। और आने वाले टाइम में बिल्कुल ठीक कहा, जैसे लोग प्राउड फील किया करते थे कि गूगल में, फेसबुक पे नौकरी मिली तो लोग दुनिया को बताते थे, सोशल मीडिया पे हाइप होता था। अब लोग ये बातें क्या करेंगे कि ठीक है जी, वो मैं पॉलीगॉन में काम कर रहा हूँ या मैं सोलाना में काम कर रहा हूँ, तो वो अपने आप में बहुत बड़ी बात हुआ। आज की डेट में सीरियसली अगर कोई बाइनेंस में नौकरी कर रहा है, बड़ी बात होती है। मतलब अगर कोई पता लगे कि वो बाइनेंस में काम कर रहा है या कंसेंसस में काम कर रहा है, जैसे अभी ये हमारे इंडिया से एक मनबीर है लड़का, वो कंसेंसस पे गया, जीआरटी में जैसे तुम थे, तो ये मतलब तुम हो इनफैक्ट अभी। तो ये रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस है, इनके अंदर जो लोग काम करते हैं उनकी हमारे, अब जैसे अभी तो लगता है ना कि क्रिप्टो में पता है ना, बाहर तो पता नहीं। ये जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। मतलब आज कोई चेन लिंक में काम कर रहा हो तो मेरे लिए इट विल बी लाइक, अच्छा यार चेन लिंक पे काम कर रहा है। बढ़ाने वाले टाइम में दुनिया भी बाहर ऐसे ही देखेगी लोगों को। तो वो ये बड़ा अमेजिंग एक ट्रांसफॉर्मेशन। और एक और अच्छी बात मुझे पता क्या लग रही है, अमेरिका का क्लाउड खत्म हो रहा है। ये सिलिकॉन वैली में ताले लगने वाले हैं। वहां पे जो मछली पकड़ने वाले जो जाल होते हैं वो फैक्ट्रियों पर डलने वाले हैं। वहां पे वहां पे एक पुरानी मूवीज देखी जहां पे आपने जंक यार्ड देखे, जहाँ जंक यार्ड में वहां पे हवा उड़ रही होती है, धूल मिट्टी, वहां पे ये सारे कंप्यूटर्स पे धूल मिट्टी आ जाएगी, जंक यार्ड बन जाएंगे। क्योंकि लोग ऑफिस ही नहीं जाएंगे, लोग वेब 3 में जाएंगे, लोग वेब 3 में घर से करेंगे और अपनी अपनी लोकेशन से करेंगे। और ये वेब 2 ने अगर बहुत जल्दी इस चीज को रियलाइज नहीं किया ना, मैं आपको बता रहा हूँ वो जंक यार्ड हो जाएंगे। बिल्कुल. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बता रहे हैं ऐसे आर्टिकल्स, कोई झूठ नहीं बोल रहा है। उसका आर्टिकल का अगर मैं लिंक भी डाल देंगे, आप पूरा इन डेप्थ में पढ़ो, आपको रियलाइज हो जाएगा आज की डेट में वेब 3 के अंदर टैलेंट नहीं मिल रहा। आप लड़का ढूंढ के ला दो वेब 3 के अंदर, और जैसे ही लाओगे ना इतना पैसा मांगते हैं, क्योंकि टैलेंट है नहीं, सारा का टैलेंट टैलेंट वहां पे सक हो रहा है। अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है ना, मतलब आपको जरा सी भी नॉलेज है इसकी टेक्निकल, तो आप एकदम सिस्टम में आप एडजस्ट हो जाते हो कहीं ना कहीं। तो अब वेब 2 से लोग जो है उनकी डिमांड बढ़ गई है। पहले तो वेब 3 वाले सारे के सारे जितने थे वो सैचुरेट हो चुके हैं, अब वेब 2 वाले।
अरे भूल तो राइट, मुझे रो भूल मत जाना, प्रणब फोटोग्राफ वगैरह ले लो, ये बहुत दिन यूट्यूबिंग नहीं करेगा ना, बहुत दिन आएगा इस चैनल पे, ये बड़ा आदमी नहीं बनेगा। नहीं ये बड़ा आदमी होने के बाद वेब3 की दुनिया क्यों करेगा यार, सिंपल सी बात है। नहीं नहीं नहीं, मैं अपने ये ऑनलाइन बता रहा हूँ सबको कि आई विल कीप डूइंग दिस शो एवरी मंडे एंड थर्सडे। आप आओ ना आओ, मैं जरूर आपके स्ट्रीम यार्ड का लिंक लेके आऊंगा, बिकॉज आई थिंक आई एम वेरी बुलिश ऑन डेवलपर इकोसिस्टम इन इंडिया। एंड जैसा लोग बोलते हैं ना, इंडिया की बारी आ गई है। वो लोकेशन भले ही हमारी कैसी भी हो, कहाँ भी हो, इसलिए हमारी बारी आई है क्योंकि हमारा डेवलपर इकोसिस्टम कई गुना आगे है कोई भी देश के डेवलपर इकोसिस्टम के। जितने इंजीनियर यहाँ से ग्रेजुएट होते हैं और जितने इंजीनियर यहाँ पे कंप्यूटर्स में अपना दिमाग लगा के टेक्निकल चीजें समझते हैं, उतने दुनिया में कहीं नहीं होंगे। मैं भी थोड़े दिन, 2-4 दिन बैंगलोर था। मैं 4 दिन में, आप समझोगे नहीं, मैंने कम से कम 40 लोगों से बात की। 40 लोग, मैं बार बार देवर, मैं बस ट्विटर पे डाल दिया दैट लेट्स मीट एंड थिंग्स लाइक दैट। एंड द आइडियाज दे हैड अबाउट वेब3, इतने डेप्थ में आइडियाज थे लोगों के पास। ये पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर लैकिंग है, ये पर्टिकुलर डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन में ये वाली पर्टिकुलर दिक्कत है। तो आई एम वेरी बुलिश इन डेवलपर इकोसिस्टम इन इंडिया, एंड आई थिंक दैट इंडिया का समय आ गया है। और इंडिया को अब आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, बिकॉज वी हैव इंटरनेट, वी हैव डेवलपर इकोसिस्टम। ऑल वी वर लैकिंग वाज लोकेशन, एंड वो वेब3 ने सॉल्व कर दिया दैट यू कैन बिल्ड फॉर द वर्ल्ड लिविंग इन एनी लोकेशन दैट यू आर इन, राइट? तो उसी को लेके वेरी बुलिश ऑन इंडिया। इफ यू आर नॉट इन वेब3, इन वेब2, दिस इज द टाइम, get into the train or just keep watching the train going away from the platform. So the right decision is always getting into the train. एक और बहुत ही फनी न्यूज निकल के आई, मतलब फनी तो नहीं है, पर वो जो जिन लोगों ने इसके ऊपर हैक किया है वो बहुत फनी है। तो उसी को लेके हम बात कर लेते हैं दैट न्यूयॉर्क कपल अरेस्टेड फॉर लॉन्ड्रिंग $4.5 billion वर्थ क्रिप्टो करेंसीज इन 2016 बिटफिनेक्स हैक। 2016 के अंदर कुछ लोगों ने बिटफिनेक्स से कुछ बिटकॉइन लिए थे, राइट? और उनको अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए थे, लॉन्डर कर लिए थे। हैक हो गया था एक बहुत बड़ा, इट वाज अ वेरी बिग हैक। बिटफिनेक्स को इससे बहुत ज्यादा धक्का लगा था, और इट हैड टू स्टॉप मूवमेंट ऑफ बिटकॉइन फ्रॉम इट्स वॉलेट टू आउटसाइड, राइट? बट उससे क्या हुआ, that what happened was it was a big problem that was created back then, and it was done by a New York couple at that point in time, right? वो जो हैक है वो पकड़ा गया है, and these $4.5 billion worth cryptocurrencies is now in the hands of US government। मतलब इनके पास बहुत अच्छे खासे बिटकॉइनर्स से ज्यादा बिटकॉइन आ चुके हैं यूएस गवर्नमेंट के पास खुद, because of the hack that happened and they were able to catch that। तो ये एक बहुत अगेन अच्छी न्यूज है दैट पीपल हैव कम अप विद दिस। बट जिन लोगों ने हैक किया था ना, ये वो बहुत ही अजीब लोग हैं। अगर आपने देखा हो तो मैं एक बार एक ट्वीट दिखाता हूँ दैट दीज आर द पीपल जिनने हैक किया था द न्यूयॉर्क कपल। ये रैप बैटल वाली मैडम ने हैक किया था बिटकॉइन, बिटफिनिक्स को, फॉर $4.5 billion। तो ये बहुत ही मतलब it is unimaginable that this rap lady has hacked Bitcoin, which is a fair hacked crypto exchange, which is a fairly tough and complicated thing, but because she didn't have the knowledge, she was caught। वो लॉन्डर नहीं कर पाई बिटकॉइन को, राइट? तो काफी अजीब सी बात है कि इन्होंने इतने ज्यादा, मतलब नॉन टेक्निकल लोगों ने कैसे इतनी टेक्निकल चीज को इतने बड़े अमाउंट में हैक कर लिया। काशिफ, आपने इसके ऊपर एक ट्वीट भी किया था। हाँ, सो बेसिकली जिसे कहते हैं ना कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, और जो ये सिस्टम इस तरीके से डिजाइन है कि सतोशी नाकामोटो को लोग कई बार ये बोलते हैं कि जो बिटकॉइन का क्रिएटर है उसने एक ऐसी चीज बना दी जिसकी वजह से दुनिया में प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, और बिटकॉइन जो है अनोनिमिटी बढ़ाता है, बिटकॉइन अनोनिमस है, बिटकॉइन की वजह से डार्क नेट बढ़ रहा है, बिटकॉइन की वजह से किडनैपिंग बढ़ रही है, बिटकॉइन की वजह से रैंसमवेयर बढ़ रहा है। इस चीज से प्रूव होता है कितना ही बड़ा शातिर दिमाग हो, कितना ही बड़ा एनोनिमिटी मेंटेन करने वाला हो, कितना ही बड़ा अपने आप को बदमाश समझता हो, कितना ही बड़ा अपने आप को सोचता होगा कि मैं इस एनोनिमिटी का फायदा उठा लूंगा। आपके सामने 4.5 बिलियन यूएस डॉलर वर्थ ऑफ हैक हुआ था, 2016 में हुआ था। होता क्या है कि आपको जब आपने कोई हैक करा, आपको किसी ना किसी पॉइंट पे उसे फियाट में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है? तो
तो ये बच इस तरीके से रहे थे कि इन्होंने अपने जितने भी दुनिया भर में फर्जी नामों से अकाउंट्स क्रिएट कर रहे थे, और ये भागे नहीं। बेसिकली हैकर कोई और है, अभी हैकर पकड़ा नहीं गया है। बात को समझिए, हैकर कोई और है, और हैकर ने इन दोनों की ड्यूटी लगाई थी कि ये दोनों उस पैसे को लॉन्डर करेंगे, मतलब उस पैसे को इतना घुमा देंगे अकाउंट्स के अंदर कि वो पता ही नहीं चल पाएगा। लेकिन कहते ना कि कोई ना कोई आदमी अपना एक निशानी छोड़ के जाता है। ये लोग दुनिया में नॉर्मली अपना जीवन जी रहे थे। इंस्टाग्राम के ये इन्फ्लुएंसर्स थे, ये अपने वीडियोस बनाते थे, सब चीजें करते थे और अपनी लाइफस्टाइल दिखाते थे, दुनिया भर ट्रैवल कर रहे थे, लेकिन कोई ना कोई निशान ये छोड़ गए। ठीक है। और निशानी छोड़ने के बाद आप ये सोचो कि मतलब जब कितनी आसानी से ये हुआ कि जब इनको इनको पकड़ा, इनके ईमेल अकाउंट्स का जो क्लाउड पे जो इनकी स्टोरेज थी, उस स्टोरेज का वारंट लेके वो क्लाउड कंपनी में गए। पुलिस क्लाउड कंपनी वालों ने उस पासवर्ड को क्रैक कर दिया। जब पासवर्ड क्रैक किया तो जब क्लाउड में ड्राइव खोली गई, तो ड्राइव जब खोली क्लाउड स्टोरेज के अंदर, प्राइवेट कीज 2000 वॉलेट के 2000 वॉलेट की प्राइवेट कीज वहां पे स्टोर थी। और जब उसका टोटल किया गया तो 1,20,000 बिटकॉइन जो है वहां पे पड़े हुए थे, और उसकी प्राइवेट की क्लाउड में स्टोर थी, क्लाउड में। तो फिर मैं आपको बोल रहा हूँ कि कई लोग देखिए, इस गुत्थी को सुलझाना और बिटकॉइन के कोड को क्रैक नहीं करा है। मतलब ये मीडिया ना बता नहीं पाती है। मीडिया बोल रही बिटकॉइन क्रैक हो गया, बिटकॉइन क्रैक नहीं हुआ, ब्लॉकचेन क्रैक नहीं हुई, लेजर क्रैक नहीं हुई, या बिटकॉइन का डेटा तो इम्यूटेबल होता है, वो तो ओपन है, ओपन दिख रहा है। लेकिन अब उस लेजर को एक्सेस करने के लिए प्राइवेट कीज की जरूरत होती है। तो प्राइवेट कीज कहां थी? क्लाउड स्टोरेज में थी, क्लाउड स्टोरेज से फुल एक्सेस हो गया। तो कहने का मतलब ये कि जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं, ये किसी ना किसी पॉइंट पे निशानी छोड़ के जाते हैं। और जो जांच एजेंसियां हैं, ये चेन एनालिसिस और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो आज की डेट में ब्लॉकचेन ट्रैकिंग कंपनीज हैं, चेन एनालिसिस है, और भी कंपनीज हैं। रशिया ने इनफैक्ट बोला है कि चेन एनालिसिस जैसी कंपनी रशिया में भी बनाने को उन्होंने अनाउंस करा है कि रशियन गवर्नमेंट की अपनी होगी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज का काम है कि ब्लॉकचेन पे डेटा को और ट्रांजेक्शन को ट्रैक करना। एवरीथिंग इज ट्रैकेबल, एवरीथिंग इज मैनेजेबल। ये हवा क्रिएट किया जाता है कि बिटकॉइन की वजह से क्राइम बढ़ेगा। कहां का क्राइम बढ़ा? अब क्राइम करके भागा, पकड़ा गया वो। ये है। डेफिनेटली। और मतलब अपनी प्राइवेट कीज कभी भी ऑनलाइन नहीं रखनी चाहिए, ठीक है? जो भी ये शो देख रहा है, मैं किसी दिन पूरा ढंग से सिक्योरिटी के बारे में बताऊंगा कि प्राइवेट कीज क्या होती है और क्यों आपको कहाँ रखना चाहिए। बट मेरे ख्याल से आपको मेटा, इफ यू हैव फंड्स मोर देन वर्थ $2000, तो आपको मेटामास्क के साथ इंटरेक्शन ही नहीं करना चाहिए। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जिनका बोर्ड एप, they have lost their board ape just कैसे? because they had, क्या होता है कि आप एनएफटी ट्रांसफर कर सकते हो अगर आपके पास प्राइवेट की है, हाँ मेटामास्क की। तो आपने उसको एक्सेस किया और अपना जो एनएफटी है वो ओपन सी पे थोड़ी है, आपका एनएफटी तो ब्लॉकचेन के ऊपर है। और हाँ। उस ERC-721 बोर्ड एप याच का जो आपका याच है, उसके अंदर एक ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट का ऑप्शन होता है। तो वो ट्रांसफर करके उसने किसी और एड्रेस पे ट्रांसफर, उसने जैसे ही एक्सेस किया आपका वॉलेट, उसके पास एनएफटी का भी एक्सेस आ गया। उस एनएफटी को एक्सेस करके उसने जो कॉन्ट्रैक्ट है उससे एनएफटी को अपने एड्रेस से दूसरे एड्रेस पे ट्रांसफर कर दिया, बिकॉज एनएफटीज आर कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच आर ट्रांसफरेबल। वो तो ठीक है, तो लेकिन प्राइवेट की आएगी तभी तो करेगा ना। वही मैं बता रहा हूँ कि वही अगर आपने प्राइवेट की ऑनलाइन स्टोर कर रखी है, हाँ हाँ। तो इट इज वेरी मच पॉसिबल दैट योर अकाउंट्स विल गेट हैक्ड। और लोग मेटामास्क से 100 के अपने ट्रांजैक्शंस करते रहते हैं, विच इज वेरी वेरी रॉन्ग गाइस, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं हैकर्स जिनके पास इसका पूरा डेटा, पूरा इन्फो होता है। मैं आपको बताऊंगा कभी अपनी पर्सनल स्टोरी, बट आई हैव लॉस्ट मोर देन 8 लाख रुपीज अरे बिकॉज ऑफ मेटामास्क, क्या बात कर रहे हो? राइट? 8 लाख रुपीज या उससे ज्यादा, बिकॉज आई हैड माई प्राइवेट कीज इन यार ये मेटामास्क मेरे को विच, एक्सक्लूसिव स्टोरी चाहिए, अगले मंडे हम यही स्टोरी करेंगे। देखो ठीक है। अपनी, जब तक तुम अपनी अपनी स्टोरी नहीं बताओगे ना प्रणव, तब तक जैसे मेरी स्टोरी पब्लिक है आज। यार हाँ मेरी हाँ, स्टोरी जग जाहिर है, मेरी स्टोरी के ऊपर कहानियां बनी है, मेरी स्टोरी के ऊपर वीडियोस बने हैं, मेरे ट्विटर पे पिन पोस्ट है। क्योंकि हम लोगों की स्टोरीज लोगों के लिए सबक बनती है। तो ये मुझे लगता है अगले मंडे को अगर हम ये कर पाए तो दैट बी ग्रेट। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली विल डू दिस। मैं इसको थोड़ा ज्यादा टेक्निकल डीप डेप्थ में बताना चाहता हूँ कि हुआ क्या। इनफैक्ट थर्सडे करेंगे, मंडे तो न्यूज करेंगे, थर्सडे करेंगे।
ठीक है, पर उसके बाद मेरे को जो सबक मिला, आई हैव नेवर यूज्ड मेटामास्क आफ्टर दैट। मैं इसको यूज करता हूँ अपने प्राइवेट वॉलेट को, और कभी मैंने मेटामास्क को टच नहीं किया, क्योंकि 8 लाख रुपए बहुत पैसा होता है यार। एंड आई हैव लॉस्ट दैट बिकॉज ऑफ अ प्राइवेट की हैक, जो बहुत आसानी से हो सकता है आज की दुनिया में। कोई अगर मेटामास्क या फिर अपने प्राइवेट कीज को ऑनलाइन रखता है, तो ऑलवेज कीप योर फंड्स सेफ आउट ऑफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस। दूर रखो अपने ऑनलाइन मोटिव से अपनी प्राइवेट कीज को, कभी भी मत दिखाना। ठीक है, एनीवेज, इट्स ओके, थिंग्स मूव ऑन। आप जब कुछ ये सब चीजें करते हो तभी आपको सबक मिलता है, राइट? आई रादर बिलीव कि मैंने अपने बहुत सारे पैसे नहीं खोए, इतने खोए जस्ट बिकॉज, और ये मेरे लिए एक सबक है दैट आई शुड नॉट डू इट। और अभी हमने आपको बिटफिनिक्स का हैक बताया, एक पर्टिकुलर न्यूज आई है, इसको मैं अब तो कंफर्म तो नहीं कर सकता, बट ये जरूर बता सकता हूं कि कॉइन बेस के अंदर एक वल्नरेबिलिटी मिली थी फ्राइडे को। इसी फ्राइडे को बहुत लोग ये कवर नहीं कर पाए, एंड इट इज गोइंग अंडर द रेम्स। बट एक पर्टिकुलर अनोनिमस ऑर्गेनाइजेशन है जिसने टैग किया था कॉइनबेस को कि वी आर एबल टू फाइंड अनोनिमिटी इन योर लेंडिंग एंड बोरोइंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो लुक इनटू इट वेरी केयरफुली। तो ब्रायन आर्मस्ट्रांग इज द सीईओ ऑफ कॉइनबेस, ही आल्सो रिस्पोंडेड कि ठीक है, वी आर लुकिंग इनटू दिस। तो इसका मतलब ये है कि दुनिया के सबसे बड़े एक्सचेंजेस जो हैं इन जनरल, दे माइट आल्सो हैव अ प्रॉब्लम, राइट, इन देयर कोड, या फिर हैक हो सकते हैं वो भी। तो हमेशा ऐसा लोग बोलते हैं ना कि अपनी मेटामास्क में अपने फंड्स को नहीं रखना चाहिए बिकॉज दे आर टोटली विद यू, दैट्स ट्रू। सिमिलरली अगर आप एक्सचेंज में भी रखोगे तो आप एक्सचेंज को भरोसा कर रहे हो। कॉइन बेस से बड़ा कोई, कॉइन बेस से ज्यादा सिक्योर कोई एक्सचेंज नहीं होगा आज की दुनिया में, मुझे ऐसा लगता है, राइट? तो अगर उस उसके अंदर एक वल्नरेबिलिटी मिल गई, अगर वो हैक हो सकता था, तो मतलब कुछ भी हैक हो सकता है दुनिया में, राइट? ऑलवेज सबसे पहले इस इंडस्ट्री में कूदने से पहले सिक्योरिटी के ऊपर बहुत ज्यादा आपको फोकस करना जरूरी है। आप कैसे अपने फंड्स मैनेज करते हो वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बिटफिनिक्स एक बार हैक हो चुका है, एमसी डॉक्स एक बहुत अच्छा और बहुत नया और बहुत बड़ा एक्सचेंज था। एक जमाने में इट वाज द ओनली बिटकॉइन एक्सचेंज दैट एग्जिस्टेड, दैट गॉट हैक्ड। सोच रहे हो आप? एंड कॉइनबेस के अंदर एक वल्नरेबिलिटी एक कम्युनिटी को मिल गई, सूडो एनोनिमस कम्युनिटी को, तो दे कुड हैव डन थिंग्स टू इट, राइट? तो दिस शोज कि be very much aware and security is the major concern in this, right? ये देखो, जब उसको वल्नरेबिलिटी मिली उसके बाद उन्होंने खुद, कॉइनबेस वालों ने खुद जो आपका सी कैंसिल ओनली मार्केट, सम फंक्शंस आर अनअवेलेबल फॉर दिस मार्केट, ऑर्डर कैंसिलेशन इज अवेलेबल, उन्होंने खुद इथीरियम यूरोप या फिर ये वाले जो ट्रांजैक्शंस थे उनके ऊपर रोक लगा दी थी फॉर सम मोमेंट ऑफ टाइम। यानी कि जो वल्नरेबिलिटी थी वो सच थी, उसके बारे में यहाँ पे एक न्यूज भी आई थी। व्हाइट हेड ने कॉइन बेस के ऊपर फाइंड आउट कर लिया था कि दिस एग्जिस्टेड, राइट, वल्नरेबिलिटी को। तो एक बहुत मैं बोलूंगा ये बहुत ही सीरियस कंसर्न है कि अगर आपके पास मेटामास्क है तो यू आर नॉट सेफ। ठीक है, अगर आपके पास आपने फंड्स अपने एक एक्सचेंज में रखे हुए हैं तो देन ऑल्सो इट इज नॉट सेफ, कभी भी वो हैक हो सकता है। अगर कॉइनबेस जैसी एक्सचेंज के ऊपर एक वल्नरेबिलिटी मिल सकती है तो किसी के ऊपर भी मिल सकती है, राइट? तो यू शुड बी अवेयर, टेक केयर ऑफ योर फंड्स इन द मोस्ट लेजिट वे, राइट? डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं जिससे आपने आप फंड्स को सिक्योर कर सकते हो। वील डिस्कस दैट समडे इन द फ्यूचर, बट यू शुड ऑल बी अवेयर कि ऐसी चीजें हो रही हैं अभी दुनिया में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये पर्टिकुलर चीज, ये पर्टिकुलर चीज बहुत जैसा बोलते हैं ना कि काशिफ और मेरी इसके ऊपर हमेशा लड़ाई चलती रहती है। तो दिस इज द परसेंटेज ऑफ फीस ओवर टाइम इन इथेरियम वर्सेस ओवर टाइम इन बिटकॉइन। तो जो रेड वाला आप देखोगे दैट इज बिटकॉइन। ये सिंस दिस इज आई थिंक 2012, जो ट्रांजैक्शन होते हैं ना, इधर मैंने काशिफ को पेमेंट दिया, काशिफ ने मेरे को पेमेंट दिया, तो ये सब ट्रांजैक्शंस होते हैं। उन सब ट्रांजैक्शंस के लिए आपको फीस देनी पड़ती है, ऑलराइट? तो ये जो ट्रांजैक्शन फीस है इन बिटकॉइन वो रेड में है, वर्सेस इन इथेरियम वो ग्रीन में है। यानी कि 2020 से बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन फीस घटती जा रही है और इथेरियम में जो ट्रांजैक्शन फीस आपको देनी देनी पड़ रही है वो बढ़ती जा रही है, राइट?
ज्यादा यूसेज इथीरियम का बिटकॉइन से बढ़ता जा रहा है। और अगर आप देखोगे तो अभी तो मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन फीस दैट इज बीइंग ऑकर्ड इज मोर देन 99% इज इन इथीरियम देन इट इज इन बिटकॉइन। काशिफ कुछ बोलोगे क्या इस पे? यार मैं हमेशा चीजों को दो तरीके से समझना चाहता हूँ, देखता हूँ कि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन माइट बी इंक्रीजिंग, but the volume of transaction, the size of transaction is still there on Bitcoin। ठीक है, तो जब आप ट्रिलियन डॉलर्स की बात कर रहे हो, आप जब, क्योंकि जब डीफाई, एनएफटी, तरह तरह के प्रोटोकॉल्स, लेंडिंग, बोरिंग, ये चीजें जब बिल्ड हो रही हैं, तो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ऑब्वियसली ग्रो करेंगी, एप्लीकेशंस बन रही है ना। बट द साइज ऑफ दैट ट्रांजैक्शन, द टिकट साइज, आरपू, वो जो छोटा छोटा पर ट्रांजैक्शन फीस क्या है, राइट, और जो ट्रांजेक्शन, तो वो इसमें नो डाउट वो इथेरियम लीड कर रहा है। बट जब हम देखेंगे कि ट्रांजेक्शन ज्यादा कहां हो रही है, इथेरियम पे हो रही है, नो डाउट वो लीड भी कर रहा है, दिख भी रहा है। लेकिन जो वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन, जो ट्रिलियन डॉलर जो सेटल हो रहे हैं नेटवर्क पे, जो मूव हो रहे हैं ट्रिलियन डॉलर्स, वो बिटकॉइन पे मूव हो रहे हैं। सो दैट इन इटसेल्फ शोज द डिफरेंस बिटवीन दैट। राइट, तो बिजियर नेटवर्क इथीरियम है बट वैल्यूएबल नेटवर्क बिटकॉइन है। हाँ, क्योंकि जब लोग ट्रिलियन डॉलर्स या बिलियन डॉलर्स भेज रहे हैं, तो बिटकॉइन के नेटवर्क पे भेज रहे हैं, वहां ज्यादा सिक्योर फील कर रहे हैं। और इधर जब वो इधर उसको यूज कर रहे हैं इथेरियम को, तो ट्रांजैक्शंस के लिए यूज कर रहे हैं। और ये फ्यूचर में हमने प्रेडिक्ट भी किया था, और वैसा ही फ्यूचर में होता हुआ दिख रहा है। राइट, एक और और कल उसके को ऊपर एक और चीज सुनो, एक और चीज बता देता हूँ, ये कल को पॉलीगॉन लीड कर जाएगा। यही चार्ट तुम मुझे कल को दिखा रहे होगे, तो दिखाओगे कि ये देखो जी, इथेरियम में पहले ये होता था, अब ये पॉलीगॉन में हो रहा है। तो ये एवोल्यूशनरी है। लेकिन फिर वही वाली बात कि जो बिलियन ट्रिलियन डॉलर जो यूज भेजे जाएंगे, वो फिर वही बिटकॉइन के नेटवर्क पे भेजे जाएंगे। मुझे भी ये एकदम सही बात लगती है। मूविंग फॉरवर्ड, ब्लॉकचेन ब्रिज वर्म होल कंफर्म्स दैट एक्सप्लॉइट ऑफ 320 मिलियन वर्थ ऑफ क्रिप्टो एसेट्स। बहुत ही, अगेन दिस इज अ वेरी सैड न्यूज दैट ये, मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में टेक्निकली आपको बता देता हूँ, क्या थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया बट आई थिंक इट इज़ इंपॉर्टेंट। तो मैं आपको बताता हूँ कि अभी क्या होता है ना, करंटली इफ यू आर डूइंग अ ट्रांजैक्शन फ्रॉम इथीरियम टू, इफ यू आर ट्राइंग टू मूव योर एसेट्स फ्रॉम अ लेयर 2 टू लेयर 1, राइट, उसको बोलते हैं, जो हमने डिस्कस किया था, अगर आपको एसेट्स मूव करने हैं फ्रॉम लेयर 2 टू लेयर 1, राइट, सो उसके बारे में आपको हमने बताया था। सिमिलरली यू कैन मूव एसेट्स फ्रॉम लेयर 1 टू अनदर लेयर 1, ठीक है, बट उसके लिए कुछ सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज होती हैं, कुछ सिक्योरिटी गारंटीज होती हैं, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अगर आप पॉलीगॉन पीओएस चेन है, उससे अगर इथीरियम के ऊपर कोई एसेट्स को ब्रिज कर रहे हो, अपने एसेट्स को फ्रॉम पॉलीगॉन टू इथीरियम ला रहे हो, तो एक मल्टीसिग वॉलेट है जो पूरे इस ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करता है। करंटली इट्स इन द हैंड्स ऑफ पॉलीगॉन फाउंडेशन, which is in a way not so very cool, but they are slowly decentralizing it using layer 2s and things like that. Similarly, अगर आपको layer 1 to another layer 1, अगर आपको ब्रिज करना है फ्रॉम इथीरियम टू सोलाना, फ्रॉम सोलाना टू इथीरियम आपको ब्रिज करना है, तो उसी तरह से आपके पास कुछ वल्नरेबिलिटीज, कुछ ऐसे सेंट्रलाइज्ड एलिमेंट्स होते हैं विच एग्जिस्ट, राइट, और उन सेंट्रलाइज्ड एलिमेंट्स और उस कोड स्ट्रक्चर के कारण ये पर्टिकुलर हैक हो गया। एक हैकर था जिसने 320, एक, सबसे पहले तो वर्म होल क्या है, वर्म होल इज अ ब्रिज टू मूव फंड्स फ्रॉम सोलाना टू बिटकॉइन एंड सोलाना टू इथीरियम एंड इथीरियम टू सोलाना, ठीक है। इट इज अ वे टू मूव, लेट्स से आपके पास यूएसडीसी है जो सोलाना के ऊपर है, ठीक है, वो आपको अगर इथीरियम पे लाना है तो यू कैन डू इट वाया दिस वर्म होल ब्रिज, है ना, फ्रॉम सोलाना टू इथीरियम एंड फ्रॉम इथीरियम टू सोलाना। तो इस वर्म होल ब्रिज के अंदर कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स थे, कुछ ऐसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, ऐसे कुछ प्रोग्राम लिखे गए थे जिसके तहत उनने इथीरियम जो सोलाना के ऊपर था उसको ब्रिज किया। यानी कि उन सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि दे जनरेटेड 320 मिलियन वर्थ इथीरियम टोकन्स ऑन सोलाना, ठीक है, generated, not acquired, rather minted 320 million worth Ethereum tokens on Solana and moved those tokens from Solana to Ethereum, right? और फिर जब उन्होंने देखा कि ये उस 320 मिलियन को Ethereum पे ले आए और फिर they started using it and dispersed it. But when they saw that there was no collateral behind the minting of 320 million worth Ethereum, so this is how we found out that there was a hack.
in the in the Solana side of the contracts at that point in time, right? तो ये बहुत बड़ा, one of the second highest hack हुआ है in the current census. 320 million worth crypto has been evaporated from Solana chain, from the wormhole bridge. और इसमें सोलाना की गलती नहीं है, इथीरियम की गलती नहीं है, बट जो वर्म होल, जो एक एप्लीकेशन है जिसके तहत एसेट्स ट्रांसफर होते हैं, उसकी इस पर्टिकुलर vulnerability के कारण 320 million worth Ethereum were stolen from the wormhole smart contract, or from the wormhole application, and were brought into the Ethereum ecosystem. तो ये बहुत ही बुरी खबर है, बट दैट्स हाउ इट इज. विटालिक ने इसके ऊपर ये भी बताया था दैट मल्टी चेन एसिड ट्रांसफर इज नॉट वेरी सिक्योरिटी बेस्ड, अच्छा नहीं है, बट दैट्स व्हाट इट इज. और इसके ऊपर एक और टिप्पणी की थी कुछ सालों पहले. लोग बोलते थे कि इथेरियम पे इतने सारे हैक होते हैं यार, सोलाना के ऊपर तो कोई हैक नहीं होता. तो उसका सिंपल आंसर पता नहीं किसने दिया था, दैट करंटली मोस्ट ऑफ द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, मोस्ट ऑफ द कोड दैट एग्जिस्ट्स ऑन इथेरियम इज ओपन सोर्स्ड. यानी कोई अगर देख सकता है उसको, उसमें वल्नरेबिलिटी फाइंड कर सकता है, उसके ऊपर लेगो ब्लॉक क्रिएट कर सकता है, ओपन सोर्स है, इट इज ऑल ओपन सोर्स. वर्सेस ऑन सोलाना, मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस दैट आर डेवलप्ड इंक्लूडिंग सीरम are all closed source. Their code is not shown to the world, right? That's why it is tough to find vulnerability. And you see, right, wormhole ने अपना थोड़ा सा smart contract code बताया on the Solana token, and they got hacked. तो ऐसा नहीं है कि Ethereum is not secure and Solana is secure. It's rather about accessibility to code, which is creating problem. And this is a really sad news that अभी भी हम ऐसे जमाने में हैं जहाँ पे code vulnerabilities के थ्रू इतने बड़े amount में hack हो जाता है. आगे बढ़ते हैं. वील मूव टुवर्ड्स द लास्ट न्यूज ऑफ टुडे. एक और न्यूज कवर कर लेते हैं उसके पहले. अभी क्या हो रहा है कि पॉलीगॉन इज मेकिंग अ पॉलीगॉन एज प्रोडक्ट. इसके तहत क्या होगा, दैट यू विल बी एबल टू स्पिन अप योर ओन चेन. ठीक है, इसका मतलब ये है कि इफ यू आर, अब कोई सपोज कोई एक बहुत बड़ी कंपनी है, सपोज लेट्स से देयर इज अर्नस्ट एंड यंग, दे वांट टू हैव अ फाइनेंशियल प्रोडक्ट, अ डीफाई प्रोडक्ट, तो क्या वो इथेरियम पे लॉन्च करेंगे? द आंसर इज नो, राइट? What they would rather do is they would have their own chain, they would have their own rules, and accordingly they will be operating that particular chain. ठीक है, तो what Polygon Edge is doing, that they are giving you an option. It is creating a product so that using this product you can launch your own chain, है ना? And this chain will be connected to the Polygon ecosystem, the ZK words, the POS chain, and everything that they are creating. And they will offer these kind of like modules. यानी आपके पास एक पॉलीगॉन एज नाम से एक ब्लॉकचेन मिल जाएगी. आपने जैसे ही वो कोड रन किया, आपको कौन सा कंसेंसस मैकेनिज्म यूज करना है, पीओएस यूज करना है, प्रूफ ऑफ वर्क यूज करना है, प्रूफ ऑफ हिस्ट्री यूज करना है, वो आपके ऊपर होगा. ठीक है, आपको कितना ट्रस्टलेस रखना है उसका, वो आपके ऊपर होगा. आपको L2 सपोर्ट चाहिए क्या, आपको ब्रिजिंग ट्रांसफर ऑफ एसेट्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर चेन टू इथेरियम चाहिए क्या, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल. दिस इज अ वेरी गुड इंटरप्राइजी एप्लीकेशन दैट पॉलीगॉन एज इज डेवलपिंग, कि अगर कोई भी कंपनी आए वो पॉलीगॉन एज के तहत अपना ये एप्लीकेशन रन कर सकती है, एंड दे कैन मेक थिंग्स वर्क. काशिफ, कुछ बोलना है? यार पॉलीगॉन तो मेरे को लगता है कंटिन्यूअसली इवॉल्व कर रहा है. अब तो 450 मिलियन यूएस डॉलर भी इकट्ठे कर लिए हैं, तो दे हैव अ लॉट ऑफ रूम टू एक्सपेरिमेंट. तो यू विल कीप वो स्केलेबिलिटी का, ये समझ लो कि वो वेब 3 का ना ऑक्सीजन बनना चाह रहे हैं. सो बेसिकली ऑक्सीजन इन द सेंस का, ऑक्सीजन का मतलब ये है कि इथेरियम को सेटलमेंट लेयर बना देंगे वो, और जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही होंगी वो पॉलीगॉन पे हो रही होगी. और पॉलीगॉन उसके लिए जितना भी इनोवेशन इस टाइम स्केलिंग में हो रहा है, जो इस टाइम पॉलीगॉन में हो रहा है, मतलब दैट इज अमेजिंग. मतलब एक तो टीम के पीछे विजन सॉलिड है. उन्होंने ये ठान लिया है कि यार हमें रुकना नहीं है. मतलब कभी भी पॉलीगॉन को मैं ऐसा नहीं देखता हूँ कि वो अपनी किसी अचीवमेंट से खुश नहीं देखता. मैं जीडी को, संदीप को कभी ये नहीं देखता कि वो ये कहते हैं कि हाँ जी हमने अचीव कर लिया. मुझे ऐसा लगता है कि अभी उनको ऐसा लगता है वो शुरू किया है स्केलेबिलिटी. क्योंकि जब बिलियंस में लोग आएंगे क्रिप्टो के अंदर, अभी तो पता है, ये हम सिर्फ अभी तो सिर्फ हम ब्लॉकचेन की स्केलेबिलिटी की बात कर रहे हैं. अभी तो हम डीएनएस डोमेन्स और पता नहीं सर्वर डोमेन्स, बहुत कुछ होना है अभी. तो ये सरप्राइजिंग नहीं है.
बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, वील मूव टू आवर लास्ट न्यूज़। सबसे पहली बात तो बिफोर वी क्लोज द न्यूज़, ईथ डेनवर चल रहा है अभी। इट्स अ वेरी गुड फेस्ट, हैकाथॉन भी होती है इसके अंदर, बहुत सारे अच्छे-अच्छे नए-नए इनोवेशन जो प्रोटोकॉल्स करते हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं। तो यू शुड ऑल लाइक ट्राई टू वॉच दिस ईथ डेनवर थिंग यूट्यूब के ऊपर। इफ यू आर नॉट एबल टू गो टू डेनवर व्हिच इज़ इन अमेरिका, यू कैन वॉच दिस ऑन यूट्यूब। आई वुड टोटली एनकरेज यू गाइस, दिस इज़ अ वेरी गुड फेस्ट। इसके अंदर बहुत सारे नए-नए इनोवेशन निकल के आते हैं। बहुत सारे प्रोटोकॉल जो नया इनोवेशन करते हैं वो यहाँ पे आके डिस्प्ले करते हैं। तो आई थिंक दिस इज योर चांस टू मूव टूवर्ड्स वेब 3। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर जॉब कैसे लें, तो ईट डेनवर को वॉच करो, वहाँ की कम्युनिटी जो भी आपको अच्छी लगे उसको ज्वाइन करो, एंड यू कैन बी ऑफर्ड अ जॉब हियर। तो डेफिनेटली वॉच आउट फॉर दिस awesome event that's happening in Denver, ETH Denver. Definitely something to watch for. मूविंग टूवर्ड द लास्ट थिंग, ये मैं बोलूंगा दिस इज अ मीम, और ये हमने अभी तक आपको सिखा दिया है इन आवर थर्सडे शोज दैट वी हैव। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था अबाउट मॉड्यूलर ब्लॉकचेन्स, दैट इवेंचुअली मॉड्यूलर ब्लॉकचेन्स विल बी द वंस दैट विल सक्सीड। ठीक है, बहुत सारी स्लो एल1s है। ठीक है, लोगों ने स्लो एल1s को स्केल करने की कोशिश की शार्टेड ब्लॉकचेन्स की मदद से, दैट कुड नॉट बी डन। ठीक है, कंपोजेबल मोनोलिथिक ब्लॉकचेन्स बनाने की कोशिश की, दैट वाज आल्सो रियली चैलेंजिंग। बट मॉड्यूलर ब्लॉकचेन जो है, यानी कि लेयर 2 और लेयर 1 का कॉम्बिनेशन, वेयर एग्जीक्यूशन हैपेंस ऑन लेयर 2 एंड एवरीथिंग एल्स हैपेंस ऑन लेयर 1, is something that will definitely go for, and this meme stands for that। जो भी हमने अभी तक थर्सडेज को डिस्कस किया है, जो भी स्केलेबिलिटी मॉड्यूल्स डिस्कस किए हैं, उसका ये मीम बहुत ही अच्छा उसके बारे में बताता है। एंड ऑलवेज बिलीव इन क्रिप्टो मीम कल्चर। So I hope you were able to get that particular knowledge and attain that modular blockchains are the way to scale blockchains, right? Layer 2s में execution and layer 1s में settlement. So that's all. Kashif, ending statements. या सो थैंक यू वेरी मच प्रणव, और बहुत ही आज का जबरदस्त शो रहा। इनफैक्ट आज हमने काफी सारे न्यूज को कवर किया, और हमने उनको इनफ, मतलब मेरे को लगता है कि बहुत शायद ही कोई ऐसी न्यूज थी जो लेफ्ट आउट रह गई। एक शायद जो क्रिप्टो पंक्स अभी जो बिका उस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना यार, कि क्यों एनएफटीज इतनी महंगी बिक रही है। मैं कवर करना चाहता था अभी, लेकिन 1 घंटा 22 मिनट का वीडियो हो चुका ऑलरेडी, तो मैं उसको अभी नहीं करूंगा। बट अगर आपको ये समझना है कि एनएफटीज इतनी महंगी क्यों बिक रही है, तो उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। एक और है कि जो पीछे आरबीआई के जो गवर्नर है, उन्होंने ये बोला कि क्रिप्टो जो है वो एक ट्यूलिप मेनिया से भी बदतर है। तो क्या वो सही कह रहे हैं? क्रिप्टो की एक्चुअली में इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? वो वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में वो भी डाल दिया है। 30-30 मिनट की रिसर्च है। आपके पास जब समय हो तो 25 से 30 मिनट लगाएं जिंदगी के, फास्ट फॉरवर्ड मोड में देख लेना, 1.5x पे देख लेना, 1.25x पे देख लेना, लेकिन वीडियो जरूर देखना। आप ही के भले की बात कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में है। और तीसरा कि आपने अगर अभी तक साइन अप नहीं किया है, जो पिटिशन है, जिसको जो कि उसकी भी मैं लिंक जो है वो उसको डाल दूंगा। अगर आपने साइन करना, क्या यार, लॉग इन करना हार्डली 30 सेकंड लगता है। अगर नहीं किया तो, लगता तो नहीं है कि आपने नहीं किया होगा, सभी नहीं कर चुके हैं, लेकिन फिर भी 75,000 से ऊपर साइन हो चुके हैं कि जो टैक्स को कम करने का जो पिटीशन है उसको साइन करिए, वो भी डिस्क्रिप्शन में। तो विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच यार। आई एम श्योर कि आज आपका शो पसंद आया होगा। प्रणव, थैंक यू वेरी मच। और थर्सडे को मिलते हैं फिर किसी टेक्निकल सब्जेक्ट के साथ, ठीक है ना? और विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच यार। कुछ और कहना है तो बताओ। नो दैट्स ऑल। थर्सडे को मिलते हैं वापस पेन और कॉपी के साथ। नोट करना चालू करिए आप, हम आपको टेक्निकली बताएंगे क्या क्या होता है। ठीक है, ठीक है। तो बाकी वीडियो को यार लाइक जरूर कर देना जाते जाते, और ट्विटर पे जरूर एक बार बताना कि वेब 3 की दुनिया कैसा लग रहा है। इस शो को शेयर करिएगा। जितना शेयर करेंगे तो उतना लोगों की भी नॉलेज बढ़ेगी और लोगों का फायदा होगा। और नो डाउट हम लोगों को भी एक कहीं ना कहीं बूस्टअप मिलेगा, और यूट्यूब को एक नॉलेज करेगा उसका एल्गोरिथम के ये चैनल, ये प्रोग्राम पॉपुलर हो रहा है, तो हमारी ग्रोथ में भी हेल्प करता है। तो विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच यार।